उन्हीं के चक्कर में उनके साथ मैंने डांस किया सर 83 में। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ मैंने बैठ के खाना खाया। एक गाली है बावड़े, हाँ। वो स्क्रिप्ट में नहीं थी। अच्छा। और मैंने दे दी क्योंकि हरियाणा के पुलिस वाले दे देते हैं दिल्ली वाले। अरे बावड़े हो गए। हाँ तेरे सीन है ना, तूने बावड़े बोल दिया उसका, वो नाराज हो गया। मैं अंदर से सोच रहा हूँ कहाँ से हो आप? आमिर जी, राजू ईरानी, कैमरामैन सब स्टक। नमस्कार, मैं सोनू चौबे। स्वागत है आपके इस अलग एपिसोड में। फिर से हम लोगों के साथ आज जाने माने अभिनेता और उसके बाद एक लंबे अनुभव के साथ रंगमंच में, सीरियल्स में और इंडस्ट्री में अपने सफ़र को और अपनी एक्टिंग के माध्यम से पहचान बना रहे हैं और बने हुए हैं। गोविंद पांडे जी आज हम लोगों के साथ हैं और स्वागत है सर। थैंक यू टाइम देने के लिए। सबसे पहला जो आपसे सवाल होगा कि मतलब एक हर तरह के रोल में और एक इतने डाइवर्स जर्नी के साथ अब तक आप यहाँ पहुँच चुके हैं, कितना अपने आप सफ़र से आप कितना अभी सेटिस्फाइड हैं और एक तरीके से किस तरह का अभी दौर आपके अंदर है जो है, कितना अभी बचा हुआ है ये वो वाला? सेटिस्फेक्शन तो मैं कहूँगा नहीं है अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल सही माने तो देखिए, थिएटर में हम लोगों को काफ़ी अच्छे मौके मिले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपटरी कंपनी में, या उससे पहले जब हम शाहजी और मोनोपति पब्लिक लागेन में करते थे, एम के रैना जी के साथ, प्रसन्न जी और दूसरे लोगों के साथ जब काम करते थे, तो थिएटर में हमें काफ़ी रोल अलग अलग तरह के करने को मौके मिले और अप्रिसिएशन भी बहुत मिला। और सीरियल में भी मिला बहुत प्राइमरी कैरेक्टर और अच्छे अच्छे कैरेक्टर और याद किए जाते हैं कैरेक्टर। फिल्मों में मैं वो उसको छूना चाहता हूँ, उन चीज़ों को, उन वेरिएशंस को। तो अभी कुछ चीज़ें आई हैं तो अच्छा लग रहा है। और जैसे कि विक्रम वेदा की फिल्म तो अलग जॉनर की फिल्म थी, उसमें गैंगस्टर हैं हम लोग। तो अभी कटैला भी आई है नेटफ्लिक्स पे, तो वो अलग जॉनर की फिल्म है। या नानक शाह फकीर में अगर एक मैंने देखा तो बली कंधारी, तो उसमें एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है। या धड़क में हम देखें तो बिल्कुल रियलिस्टिक जोन में कैरेक्टर भी आपकी जो आई थी। जी। तो इस तरीके का 14 फेरे हैं उसमें, ये रियलिस्टिक जोन में कैरेक्टर किए। तो अभी तो ये है कि सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से मैं कहूँगा कि काम करने की भी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। और मैं इंतजार में, मैं इंतजार में हूँ कि मुझसे लोग और काम अच्छे अच्छे करवाएं। कर भी रहा हूँ, बहुत सारी फिल्में भी आने वाली, बहुत सारे काम आने वाले हैं, तो इंतजार है उसका। आपकी जो एक शुरुआती जर्नी है उसमें मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग किसी परिस्थितियों बस चाहे कोई अचानक से एक्सीडेंटल घुस जाते हैं इंडस्ट्री में और दे फाउंड कि उनके अंदर एक एक्टिंग है, चाहे लिखने की कला है, म्यूजिक है, कुछ भी कला उस समय एक तरीके से नहीं होता, समझ में आता है, अचानक से मेरा फ्रेम खुलता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ या आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी इस पूरे सेक्टर में? नहीं, मैंने तो जब मैं छोटा सा था ना, 74-75 के दौरान की बात है, हम लोग करोल बाग रहते थे वहाँ देवनगर की तरफ। और वहाँ हमारे फादर जो है एक रामलीला करवाते थे, तो श्री कुमाऊं की तलवंडी, तो उसमें हमारे उत्तराखंड की जो गायकी में रामलीला होती है वो होती थी। तो पिताजी प्रधान होते थे, हाँ प्रधान होते थे उस दौरान। तो हम लोग उसमें सीता की सखी, छोटे छोटे बच्चे होते थे हम लोग, और राक्षस बन गए, बंदर बन गए। तो वो हम लोग जो थे, शुरुआत हुई हमारी। और उन दिनों ये बॉबी फिल्म आई थी। हमें फिल्म तो हमें क्या देखने का मतलब ही नहीं होता, उनके गाने उनके वो हॉर्न करते थे जब रात को सुनाई देते थे रेडियो पर, या आसपास कहीं किसी की शादी हुई, कुछ हुआ। बॉबी बड़ी हिट हुई थी 72-73 के दौरान। फिर शोले आ गए, तो शोले के जो डायलॉग हैं वो गब्बर सिंह के बहुत कितने आदमी हैं ये सब। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सुनते थे अध कचरा और उनको देखते थे। तो ये टीवी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी था, वो आस पड़ोस में कहीं देखने का मौका मिलता था, तो लगता था कि ये भगवान है और इनके ऐसे ही कुछ बनना है भगवान हमें, ऐसे ही ये जो आते हैं अंदर अवतरित होते हैं। तो राजेश खन्ना की फिल्में आती थी, वो सब लोग, राज कपूर साहब की फिल्में आती थी, तो वो हम सोचते थे कि हमें यही भगवान बनना है। मतलब ऐसा था कि ये क्या है, मतलब लगता था कि करिश्मा हो रहा है यहाँ कुछ, मतलब ऐसा बचपन वाला दिमाग और वो सब कुछ, बनना यही है, करना यही है, ऐसा था। और फिर वो रामलीला से शुरुआत हुई, तो
मन ही मन में, क्योंकि सबसे छोटा था घर में, मैं 7 भाई बहनों में, तो उस दौर तो खैर मतलब ही नहीं होता था इन चीज़ों का सोचने का। तो मन में था कि नहीं, करना तो यही है इस तरह का ही। और फिर मतलब नजर गाने पाके जाके और चलते चलते रात को जब किसी दूर हम पढ़ाई कर रहे होते थे छोटे, या सोने की तैयारी होती थी, तो 9, साढ़े 9, 10 बजे वो कहीं दूर रेडियो में किसी के घर से आवाज आती थी, वो चलते चलते, तो वो जो सिटी की आवाज और वो बहुत हॉन्ट करती थी मुझे। मैं ट्रैवल, हाँ, वो कहीं और दूसरी दुनिया में मुझे ले जाता था वो छोटेपन में ही। और मुझे लगता था कि कहाँ है, क्या है, इसको ये जानना है, मुझे समझना है। ये उस दौर से शुरू हो गया। करते करते फिर हम लोग जमुना पार आ गए पटनागंज में, और ये सब कुछ हुआ, इमरजेंसी लगी, मकान टूटे, ये सब कुछ करते करते फिर हम बढ़े। फिर अचानक ही जब मैं करीब 8वीं में आया, तो हमें पता लगा साहब कि बाल भवन बच्चों के लिए होता है, तो गर्मियों में वहाँ जाना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो वहाँ से फिर सीधे गांधर महाविद्यालय पे म्यूजिक। तो उन दिनों हमारी सीनियर हुआ करती थी रेखा भारद्वाज, विशाल भारद्वाज की वाइफ जो है, मगर उस वक्त तो रेखा बंसल होती थी। अच्छा। वो थी छोटे हाइट की, मगर थी वो उस वक्त कॉलेज में, मगर वो आती थी वहाँ के प्रोग्राम्स में बाल भवन में। अच्छा। और वो बहुत अच्छा गाती थी, वो क्लासिकल सिंगर थी, वो तो बहुत बढ़िया। और विशाल जी भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनका एक ग्रुप होता था, हिमांशु जोशी, राहुल और वर्मा, एक लड़का होता था, ये 4-5 लोगों का। एक जोशी लड़का था, एक हिमांशु जोशी था, एक हेमंत था, एक ये विशाल जी थे। इनका ग्रुप था एक। ये हर कॉलेज में जो है, ये हमसे बड़े थे, 5-6 साल बड़े लोग थे, तो हम इनको देखते थे। तो रेखा जी उनके सानिध्य में थी, मतलब उनके दोस्त थी। और मगर हमारे यहाँ बाल भवन में आती थी, तो हमको लगता था कि यार ये छोटी सी बच्ची जो है कितना कमाल कर रही है। हालांकि छोटी नहीं थी, वो तो बड़ी थी, मगर वो हमारे बाल भवन वाले जो है उनको छोटे हाइट की वजह से बच्चों के बीच में डाल देते। और वो जो गाती थी, तो हम लोग तो चारों खाने चित। तो वैसा बनना या वैसा सीखना है, ऐसा तो हमारी भी। फिर हमने म्यूजिक सीखना शुरू किया, इंडियन क्लासिकल गांधर्व से। तो फिर धीरे से मुझे 2-3-4 साल ऐसे निकल गए कि गर्मियों में हम लोग जाया करते थे, वहाँ नाटक भी किया करते थे और म्यूजिक भी सीखते थे, हवाइन गिटार भी सीखते थे, इस तरह की चीजें जो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं। और गुरचरण जो हमारे ये गोगी, जो ये हमारे गुरदास मान के बड़े भाई, तो ये वहाँ पर जुडो कराटे सिखाते थे बाल भवन में। अच्छा। और जुडो कराटे के चैंपियन थे इनके बड़े भाई। और उन दिनों ही ब्लैक एंड व्हाइट में इनके गाने भी बड़े हिट हो रहे थे, गुरदास मान भाई। हाँ, ये उस वक्त टीवी पे छाए रहते थे। ये उस दौर की बात बता रहा हूँ। तो करते करते मैं मंडी हाउस आ गया। तो हमारे कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने कहा यार मैं तो वहाँ जाता हूँ, पर्वती इलाके में मोनोपति साहब का ग्रुप, और ये शाहजी एनएसडी के डायरेक्टर थे, BM शाहजी। उस वक्त पे जो इरफान वगैरह के गुरु थे। तो BM शाहजी बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर हुए हिंदुस्तान के, जिनके गुलशन ग्रोवर जो है उनका स्टूडेंट रहा LTG में। ऐसे बहुत सारे एक्टर जो उनके जो आज टॉप मोस्ट लोग हैं, वो उनके स्टूडेंट थे, तो वो हमारे डायरेक्टर थे। और मोनोपति साहब पर्वती कला के एक संस्था चलाते थे, और उनका मंडी हाउस में एक ग्रुप होता था LTG के बगल में, झनकार थिएटर, वहाँ रिहर्सल करते थे। तो वहाँ मुझे ले गए। तो वहाँ VM बडोला साहब और मनोज जोशी, ये मनोज जोशी को जिन्होंने हम लोग सबसे पहला, हम लोग जो 86 में हिंदुस्तान का सबसे पहला हम लोग जो सोप अपेरा बना, वो हमारे ग्रुप से बना। वो हमारे ग्रुप से कहने मतलब कि मनोज श्याम जोशी हमारे ग्रुप से थे, और विनोद नागपाल हमारे ग्रुप से थे, जो उसमें शराबी फादर करते थे, लड़कियों के फादर होते थे। और VM बडोला जो गुरु बनते थे, वर्णन बडोला के फादर, अभी गुजरे वो, तो वो जर्नलिस्ट होते थे। और गाना, और विनोद दुआ ये जर्नलिस्ट, ये, और रवि बासवानी, नीना गुप्ता जी, ये बहुत सारे लोग थे जो हमारे ग्रुप में आया करते थे, काम करते थे। भारती शर्मा क्षितिज की डायरेक्टर जो है, इरफान की बैच में, तो वो हमारे ग्रुप में होती थी। तो हम तो छोटे थे, तो भंवरलाल जी और सुनिधि चौहान के पिताजी दुष्यंत चौहान, ये वहाँ होते थे। तो ये लोग बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे एक्टर थे। अच्छा। दिन भर अपना काम करते थे, जर्नलिस्ट थे। प्रधानमंत्री BM बडोला जी तो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इसमें मेन जर्नलिस्ट होते थे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ जाते हैं, ऐसे लेवल के जर्नलिस्ट, और उतने अच्छे सिंगर और उतने अच्छे एक्टर परफॉर्मर। तो हम इनको देखते रहते थे। विनोद नागपाल कई फिल्मों में देखे, और उनके अपना बिजनेस था कश्मीरी गेट में बहुत बड़ा। हाँ, इसका पार्ट्स का और गाड़ियों का बिजनेस था उनका। उनकी वाइफ जो कविता नागपाल बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, जिनके मतलब आर्टिकल मतलब आ जाते थे कविता नागपाल के, तो समझ लो जिंदगी बन गई अगर उन्होंने लिख दिया। अच्छा। इतने बड़े बड़े लोग थे ये।
के विनोद साथ दुआ ने ही तो फिर आज तक चैनल और आज तक की जितने भी कई जगहों पे काम कई किया है। चैनल्स उन्होंने बाद में स्थापित तो किए। फूड के ऊपर एक हाँ, शो चलाते ये तो हैं। बहुत बात की बात है। हाँ, हिमांशु जोशी इन लोगों ने इंडिया टुडे मैगजीन भी लॉन्च की, हाँ, इंडिया टुडे चैनल भी लॉन्च किया, लॉन्च किया। आज तक वगैरह जो तुम देखते हो ये सब की शुरुआत इन लोगों ने उस दौरान शुरुआत की थी। अच्छा, तो इन सब लोगों को देखते देखते ये मल्टी डायमेंशन के लोग थे, जैसे गाना भी जानते थे, बजाना भी जानते थे, और जर्नलिस्ट भी थे, अपना बिजनेस भी करते थे, और शाम को थिएटर भी करते थे। हाँ, तो हमारे गुरुजी मोहनप्रीति साहब और शाह जी, बीएम शाह जी, ये बोलते थे कि हम 5-6 महीने तो नजर नहीं गई, हम जाते थे दरिया वरिया म्यूजिक पिट वगैरह आने से पहले सब, और कोरस में आके फिर बैठ जाना, फिर सीखना। तो बच्चे थे, बस्ता लेके जाता था मैं। तो आपका 6-7 महीने के बाद इनकी नजर गई, तो बोले क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर एक्टर बनना है। एक्टर बनना है? अच्छा। गाना बजाना नाचना सीखो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं ये समझ में नहीं आया कि मैं एक्टर बनने आया हूँ, ये कह रहे नाचना गाना बजाना सीखो, ये क्या बात हुई? मुझे एक्टर बनना है। उनका जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है। तो आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। और दूसरे बोले टाइम के पंक्चुअल रहना। 2-3 बातें उन्होंने सिखाई जो कूट कूट के भर दी उन्होंने हमारे अंदर। तो और पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो, पढ़ाई करो पूरी, पढ़ाई मत छोड़ना। तो उनकी और मेरी माँ की वजह से मैं पीएचडी भी कर ली मैंने थिएटर में, डॉक्टरेट भी थिएटर सब्जेक्ट में जामे मिलिया असगफ आजाद साहब के अंडर में और अशोक चक्रधर साहब के अंडर में मैंने पीएचडी की। अच्छा। हाँ, 97 में अवार्ड हो गया था, मैं कंप्लीट हो गई थी मेरी पीएचडी जामिया से। तो 88 में फिर एमए हिंदी वगैरह सब किया। तो उन दिनों शाहरुख खान भी थे, मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, फिर उनको फौजी मिल गया, वो चले गए, उनको निकाल दिया गया, उनको एग्जाम में कितवे साहब ने नहीं बैठने दिया। हाँ, और सुबह इलियासी थे जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला ये जो क्राइम की स्टोरी इंडिया मोस्ट वांटेड ये शुरू किया था। तो वो सब शाहरुख खान के आप सीनियर रहे थे? नहीं, वो सीनियर थे। हम लोग 1-1.5 साल पीछे थे। पर वो थे तो फिर उनको फौजी करने के चक्कर में एग्जाम नहीं देने गया था, इसलिए वो आज भी नाम लेते नहीं। 2015 में जब मैं उनके साथ फैन वहां का हूँ, तो आप तो वो जामी के नाम से उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो अपने बायोग्राफी में भी शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो उनकी तकलीफ शायद ये है कि उनको डीयू का बहुत जिक्र आता है, बैठने नहीं दिया उनको। हाँ, तो गौरी के साथ फिर वो यहाँ मंडिया हाउस में घूमते थे, तो हम लोग देखते थे। मगर उन दिनों ये था कि हम लोग देखते थे, मतलब मनोज बाजपेयी भी थे उन दिनों, ये सब लोग थे, गजराज वगैरह ये सब लोग, ये थिएटर करते थे इधर यहाँ सारे लोग। तो मंडिया हाउस में सब निर्मल पांडे, ये सब लोग, जितने भी बहुत नाम लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। सौरभ शुक्ला जी ये रेपेटरी में थे। आपके उस समय पीयूष मिश्रा जी भी होंगे। हाँ, ये सीनियर थे हमारे। तो ये तो बात की बात है जब एनएसजी वगैरह हम आए तब, ये तो उस दौरान ये लोग सब आने से पहले सब लोग वहाँ पर थिएटर वेटर सब करते थे। सब इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता था। तो ये आप ये पूरे प्रोसेस में जब जाने लगे तो उस समय नहीं होता घर से ऐसा कि क्या करना? मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो इतने साल और इतना टाइम लग गया, वो इसलिए लग गया कि 8th क्लास से 12th क्लास तक तो पता ही लगने दिया कि मैं मंडिया हाउस जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर जाता तो भाई मारते। तो उस दौरान क्या था कि मान लो किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया। भाई में आप सबसे छोटे? सबसे छोटा। अच्छा। हाँ, तो बड़े भाई जो थे, अच्छा मैंने और एक काम कर रखा था, जो मेरे पिताजी का ने हम लोगों के लिए मकान बनाया था काफी बड़ा, तो 3rd फ्लोर मेरे पास था, तो काफी बड़ा एक हॉल नुमा घर कमरा था जो मेरे पास था ऊपर टॉप में, और उसमें ही मैं रहता था। तो मेरे चारों दीवारों पे जो अमिताभ बच्चन की फोटो लगा रखी थी अलग अलग बड़ी बड़ी। तो इसलिए कि जब जिस भी कोने से मैं उठूंगा तो उस कोने से मुझे अमिताभ बच्चन दिखाई देंगे। मैं उनका पता नहीं क्यों फैन था, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं तो मेरे फादर जो वो तो कुछ नहीं कहते थे, मेरे 1-2 भाई थे वो भी कुछ नहीं कहते थे, मगर जो मेरे एक भाई थे वो बड़े चिढ़ते थे अमिताभ बच्चन साहब। तो वो बहाने से आके मुझे, हाँ नंबर कितना है दिखाओ, तो जिसमें भी इंग्लिश में कभी नंबर कम आए तो दे कुटा कुट दे मार, और वहीं दो मतलब कूट काट के अच्छी तरह से अपनी भड़ास निकाल के धमकी देके जाते थे, कल ये अमिताभ बच्चन की जो फोटो देख रहा हो ना, ये हटनी चाहिए, बिगड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये ऐसी बनेगा तो फिल्मी बनेगा, ये करेगा। तो वो मुझे कूट के जाते थे। तो पर मैंने उतारा नहीं वो फोटो। तो फिर बात पिताजी तक पहुंच गई कि वो बहुत, जब बात बढ़ गई तो मैंने भी थोड़ा सा वो करना शुरू किया, मेरा कमरा है, तुम कौन हो तो बोलने वाले, तुम अपने कमरे में जाओ नीचे। तो मैं, पिताजी ने फिर बोला हाँ तू क्या करने जाता है ऊपर, तू उसको क्यों मारने जाता, तो उसकी मर्जी, उसके कमरे में कुछ भी लगा। तो तब मैं थोड़ा सा पिटने से बचा। 12वीं के बाद उनको पता लगा कि ये सारा थिएटर करने जाता है। मंडिया चुपके से। हाँ, तो पिताजी का ये कहना था कि बेटा ये जो लाइन है बड़ी टफ है,
और इसमें अगर जब तक ऊंची मंजिल तक नहीं पहुंचोगे तब तक स्ट्रगल करते रहो। बड़ा संघर्ष है। तो तुम पढ़ाई में अच्छे हो, सब कुछ अच्छे हो, सब तुमको मौके मिले हुए, तो उसका फायदा उठाते हुए तुम कोई बड़ा अफसर बनो। हाँ हाँ हाँ। नहीं है तो अपने भाई मेरे बिजनेस करते थे कुछ एडवेंचर टूरिज्म का, चंद्रशेखर पांडे, CS पांडे, तो वो उनके साथ लगो। अच्छा। और उनकी वजह से हालांकि थोड़ा सुधार भी हुआ मेरा काफ़ी। बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ हो गई थी बचपन में उन्होंने सुधारी थी मेरे भाई ने, मदद किया। तो माँ ने और भाई ने। तो कहने का मतलब है कि ये इसमें कुछ नहीं रखा, उनको ये थी पिताजी को सिर्फ हाँ, ये बहुत स्ट्रगल है बेटा, बीच में रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, टॉप पे पहुंचोगे तब मिल जाएगा सब उस कुछ। समय में अभी जो आप रियलाइज कर रहे हैं पूरा एक इंडस्ट्री को लेकर एक एक्सेस है, और उस समय दोनों में बहुत फर्क तो है। और वो बहुत किस तरह फर्क का है, फर्क? बहुत फर्क ये है कि अभी बहुत चीजें आसान हो गई हैं, आसान हो उस गई वक्त बहुत मुश्किल था। अच्छा। उस वक्त ये मुश्किल था कि आज मैं दिल्ली में बैठे बैठे मुझे सारी फिल्में मिल गई, सीरियल मिल गए, क्योंकि सब मोबाइलों से जुड़ गए और बहुत सारी चीजें हो गई। उस दौरान तो ये था कि आपको बॉम्बे जाना ही पड़ेगा, आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास पहुंचना ही पड़ेगा, आपको फोटो खिंचवा करके एक एल्बम बना के करनी ही पड़ेगी। अब फोटो खिंचवाने के, एल्बम खिंचवाने के लिए भी तो हजारों रुपए चाहिए, वो थे ही नहीं भाई, घर वाले क्यों देते? तो प्रॉपर एल्बम बना के लेके जाओ और एक दिन नहीं कई दिन जाओ, फिर वो चौकीदार नहीं घुसने देता था। कई लोगों का हम किससे सुनते हैं कि वो सिगरेट पिलाते थे, डब्बियां देते थे, मिठाई देते थे, पैसे देते थे, तब वो अंदर जाने देता था। वहां फिर वो असिस्टेंट पकड़ लेते थे, फिर वो भी डायरेक्टर तक नहीं पहुंचता था। आपकी किस्मत होती थी कि फोटो डायरेक्टर की या प्रोड्यूसर की या किसी भी सीनियर बंदे के उसमें नजर में आ जाए, नहीं तो नीचे नीचे लेवल पे फेंक कूड़ेदान में फेंक देता था। तो बहुत स्ट्रगल था। तो अभी तो ये होगा कि कम से कम आपका ये है कि घर बैठे आपका ऑडिशन हो जाता है, हाँ। या आप फोटो ईमेल पे भेज सकते हैं, और वो कहते भी हैं कि आप ईमेल भेज दीजिए, अपना प्रोफाइल भेज दीजिए। तो अगर आप में कुव्वत है, आपके ऑडिशन में आपके उसमें ताकत है, आपके एक काम में ताकत है, तो रिस्पॉन्स जो है फास्ट हो गया, मिल जाता है। हाँ। रिस्पॉन्स फास्ट हो हाँ, गया। हाँ, पहले उसके लिए लंबा वेट। और क्या था, एक टीवी था बहुत कम लेवल पे और फिल्म थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आज तो साहब आपके टीवी, फिल्म है, OTT है, टीवी है, और उसमें भी कितने कितने वेरिएशन है, कितने लैंग्वेज के हैं। मतलब आपसे ना कि अगर आप असमीज हैं तो असमी लैंग्वेज में टीवी का, बंगाली, सबका सीरियल भी बन रहे हैं, आपके लाइव शो भी बन रहे हैं, आपके आप बहुत सारी चीजें हो रही हैं, रियलिटी शोज हो रहे हैं। तो आप मतलब एक चीज में नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे, कहीं ना कहीं म्यूजिक का इतना बड़ा म्यूजिक का इतना बड़ा आपका जो है एल्बम्स के हो गए हैं। तो उस दौर में था ही नहीं ऐसा कुछ, एक खाली फिल्म थी, उसी को देख के मोटिवेशन, बस फिल्म ही फिल्म थी। टीवी तो बहुत बाद में आया। तो अब वहां पर पहुंचना मतलब शहर छोड़ना। तो यहाँ से आप शहर कैसे मतलब छोड़ने की जो बात नहीं, मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं दिल्ली में, मैं वैसे उत्तराखंड का हूँ, पर मैं पैदा दिल्ली में हुआ और यहीं पढ़ा लिखा, यहीं सब कुछ हुआ। एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, इनसे हुई। और उसके बाद फिर मैं NSD मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैं 10 साल NSD A ग्रेड आर्टिस्ट रहा। और पता कब चल गया कि वास्तव में 12वीं के बाद आपको घर पे बता दिया? हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देख लो, पढ़ाई पूरी करो और कहीं कमी बेसी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग करो। उसके बाद तो मेरा टारगेट ये था कि मुझे NSD जाना है। तो पहले क्या था कि 12वीं तक ही था, मगर अचानक ही फिर 90 से फिर 84, 87, 88 के बाद शायद, या 90 से ये वो हो गया। जब 90 में मैंने भरा तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई ग्रेजुएशन, तो फिर वो भी करना जरूरी था। तो उसके करते 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 फिर पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ 90 में, कि वो हमारा बैच था, यशपाल शर्मा, मुकेश शर्मा, मुकेश तिवारी, और ये जो अपना ये ज्ञान वगैरह, विजय कुमार वगैरह, सब ये जितने भी थे। विजय राज या विजय कुमार? नहीं, विजय राज NSD से नहीं था, रेपेटरी में था। उसने नहीं भरा, या भरा भी होगा तो वो वहां तक नहीं पहुंचा था। वो तो रेपेटरी से थोड़ा सा क्लिक हुआ विजय राज। रेपेटरी में 3 साल रहे थे वो, और अच्छा काम किया था, अच्छे एक्टर। बहुत। हाँ, तो हमारे साथ में थे, अभी तो रेपेटरी में था। हाँ, नहीं, उस दौरान भी हम साथ में। अच्छा। तो हम लोगों का, कुछ लोगों का नहीं हुआ, तो हमें फिर पूरा 3 महीने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। फिर 91 में हमारा हो गया। नहीं, रेपेटरी नहीं, स्कूल। अच्छा, स्कूल ट्रेनिंग के लिए। रेपेटरी तो बाद में होती है ना, स्कूल करने के बाद होती है। तो उसके बाद फिर ये जो है 91 में फिर भरा हमने 3 महीने वहाँ नाटक भी, खूब अच्छा ट्रेनिंग लिया। सारी फैकल्टी वही थी, हिंदुस्तान की बड़ी फैकल्टी वहाँ पहुंची थी। NSD की फैकल्टी पूरी पड़ी हुई थी। बंसी कॉलेज हमारे कैंप डायरेक्टर थे। हाँ,
बहुत अच्छे राम गोपाल भैया जी सब पढ़ाने के लिए आए सब, और इंटरेस्ट मेरा बहुत अच्छा काम रहा। मैंने म्यूजिक भी किया वहाँ, डायरेक्शन भी किया वहाँ, क्राफ्ट का काम भी किया, सब कुछ। तो वो वहाँ उन्होंने इसीलिए लिया कि भाई 20 लोग लेने, अब ये लोग रह गए तो अगली बारी इनको ले लिया जाएगा। तो इसीलिए उनका मोटिवेशन ये था कि इनको ना छोड़ा जाए। उस बैच में बहुत अच्छे लोग थे, तो उनके लिए एनएसडी ने एक 3 महीने की इंटेंस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी पूना में। तो उसके बाद 91 में हम लोगों का हो गया, दोबारा से मन भरा। फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, बंसी कौल ने भी और कई हमारे लोग थे, उन्होंने कहा क्या करेगा यहाँ, बर्बाद हो जाएगा, ये कुछ नहीं रखा है। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं तुम्हें पढ़ा जाऊँगा। मैंने होने के बाद छोड़ दिया, एनएसडी होने के बाद आपने छोड़ दिया। फिर होने के बाद छोड़ दिया, पीएचडी कर ली। मैंने कहा तुम्हें पढ़ाने आऊँगा। तो मैंने कहा तुमने मुझे नहीं लिया ना, मैं तुम्हें पढ़ाने आऊँगा। और विडम्बना देखिए कि उसी जो मैंने छोड़ा, बाद में मुझे अंकुर जी ने एक दिन बहुत बुरी तरह से डांटा था कई साल के बाद कि अरे बेवकूफ, तुम्हारा तो हो गया था तभी तो तुमको लिया था, अब 3 महीने वहां देख तो लिया था, तो तुमने सीट बर्बाद करी, क्यों छोड़ी तुमने सीट? नहीं करना था तो इंटरव्यू नहीं देना था, उसमें नहीं बैठना था। खैर ये अंकुर जी ने वर्कशॉप तो है ही है, अभी भी 7-8 दिन का वर्कशॉप। नहीं, वर्कशॉप तो थी हमारा, तो लिस्ट में हो, मतलब हम लोगों का हो चुका था, वाली बात है। तो उसके बाद में ज्वाइन ही नहीं किया, हमने गए ही नहीं। अच्छा, छोड़ दिया। तो 91 वाला बैच था। उसके बाद साहब जो है 3 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये गलती हो गई। तो पीएचडी मैंने खैर कंप्लीट की। उसी दौरान आप विडंबना देखिए कि जिसमें मुझे स्टूडेंट नहीं लिया, उसमें मुझे बी ग्रेड का पेमेंट दे करके म्यूजिक असिस्टेंट बना करके उसी 90 वाले बैच के साथ मुझे उत्तरांचल के लिए बुलाया गया। अच्छा। और मैं म्यूजिक में बैठता था उस प्ले में भी मैंने काम किया स्टेज पर। चमत्कार देखिए, मतलब कमाल की बात देखिए, विडंबना देखिए कि जिसमें मुझे स्टूडेंट के तौर पे नहीं लिया गया, उसमें म्यूजिक एक्सपर्टी के तौर पे मैं बाजा बैठ करके वहाँ उस प्ले के साथ, और मैंने रोल भी किया उसमें। आपको किसी ने रिकमेंड किया, आप पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें? मोहन उप्रेती जी जो हमारे ग्रुप के होते हैं और वहाँ के प्रोफेसर थे, वही उस प्ले के डायरेक्टर वो थे, म्यूजिक डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा यार मुझे तो एक हैंड चाहिए जो इसको संभाले। तो वो हैवी म्यूजिकल प्रोडक्शन था, मतलब ओपेरा था पूरा, 100-200 गाने थे उसमें। तो उनको, और सारे गाने में था, लगभग 90% जो है 10% डायलॉग में थे। डायलॉग मतलब रिदम है वो भी, और 90% वो गाने में थे। तो अब उसको संभालने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए म्यूजिशियन के, तो बाजे पे मैं बैठा। अच्छा। और स्टेज पे भी जाता था। अच्छा। यशपाल शर्मा के साथ, वीरू के साथ। अच्छा। आपका उसमें तो, और पैसे लेता था। देखिए स्टूडेंट नहीं लिया मगर वो पैसे लेता था, पैसा कमाना। हाँ, मेरी इनकम वहां से शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे पैसे मिलते, हाँ मिलते थे बहुत अच्छे। उस वक्त मैं आपको बताऊं 500 रुपए का एक शो। अच्छा। और 250 रुपए की रिहर्सल। आप सोचो कितना होता था उस वक्त। और वो बहुत सारी रिहर्सल और बहुत सारे पैसे और इकट्ठे मिलते थे। तो हजारों रुपए मिल गए। अब 12.5 रुपए का लूट पास। तो साहब हमारे पास तो जेब में, मैं अमीर होता था बहुत। अब मतलब श्री वर्धन जो है हमारे सनसनी के, जो आप देखते हैं श्री वर्धन त्रिवेदी, ये रेपेटरी में थे। तो उन दिनों हम पैसे बहुत कमाते थे। तो मुझसे बोले साहब मुझे कमीज दिलवा दो, तुम इतने अच्छे कपड़े पहनते हो। मैं तो दीपसन ले आके उस जमाने में 450 रुपए की शर्ट दिलाई। फिर आशुतोष मुझे राणा बोले, वो हमारे साथ के थे, भाई तुमने इनको दिलाया मुझे भी दिलाओ। तो इतना पैसा होता था मेरे पास उस जमाने में। से निकाल लिया म्यूजिक से आपने। देखिए कोई ना, और फिर रेपेटरी में हैवी म्यूजिकल के लिए मुझे बुलाने लगे। अच्छा। तो मैं सौरभ शुक्ला, प्रीतिमा काजिम, सीमा विश्वास, इन सबको गाने सिखाता था मैं। जैसे मोहन उप्रेती साहब या पंचानंद जी। म्यूजिक में आप बढ़ रहे थे, तो म्यूजिक के डायरेक्शन में आपको नहीं डायलॉग? नहीं, ये वो मैं बताया ना कि शाहजी और मोहन जी ने कहा था कि एक्टर बनना है तो गाना बजाना सीखना है। अच्छा, इसलिए इसके ऊपर तो सब सीखा मैंने। अच्छा। तो गांधर्व से मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा, गिटार सीखा मैंने दिल्ली से म्यूजिक से, एलेंस्टीन वाला क्लासिकल गिटार। हाँ, और अच्छा बजाने लगा था। हाँ, तो वो सब सीखा। डांस भी हम सीखते थे। डांस भी मैं पतला दुबला होता था, मैं तो मैं लंबा और पतला दुबला। तो हमारे उस दौरान छोटे छोटे कद के लोग, लड़के, तो हमारे एक तिवारी थे, वो मुझे डांटते रहते थे, हैरेसमेंट करते थे एक तरह से मेरा। बहुत गंदा दिखता था, और गंदा क्या आता ही नहीं था। तो पीछे खड़े होते थे और सब ये छोटे छोटे, तो यहाँ सर इनके लगते थे सबके। तो वो अपने आप ही, और ऊपर से हमें आता नहीं है ना, स्टेप भी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठते, तो कहाँ से, मतलब ग्रुप नहीं बन पाता था। और खुद मतलब हमें लगता था कि यार मैं बहुत ही, मतलब क्या लंबा बहुत हो गया मैं, यार ये हो गया ऐसा। और ऊपर से डांट पड़ जाती थी तो डर के पीछे, तो जो जितना थोड़ा बहुत कर सकते थे वो उसमें पीछे। तो डांस थोड़ा सा मेरा वीक हो गया। बाकी सब चीजें मैंने फिर कर डाली, जैसे गाना बजाना, म्यूजिक कंपोज करना, तो
जितने मैंने 450-500 वर्कशॉप डायरेक्ट किए, किताबें लिखी, NSD में अनगिनत कौन किताब आपने कौन सी? नगाड़ेबाजी के नाम से सीरीज, एक जितनी भी वर्कशॉप में करता था, तो मिनिस्ट्री ऑफ SRC और उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नगाड़ाबाजी करके नाम से एक सीरीज निकाली। अच्छा, तो उसमें जितने भी नाटक होते थे वो सब लगभग मेरे थे लिखे हुए, किए हुए। तो आप वर्कशॉप वाले पोर्शन में कैसे चले गए आप? वर्कशॉप वाला ये था कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि करते करते PhD कर ली, सब कुछ कर लिया, थिएटर कर लिया, म्यूजिक कर लिया, करते करते मैं NSD रेपेटरी भी कैजुअल आर्टिस्ट होने जाने लगा। मुझे बजू राम गोपाल बजाज जी ने मुझे बाहर भी ले गए, मुझे अपने साथ नेपाल कई जगह गया, मॉरिशस भी ले आने वाले थे वो। तो कुल मिला करके मल्टीपर्पज हो गया। और उधर रघुवीर साय अग्गी जी के सामने कविता पाठ करना, तो आवाज़ अच्छी थी, बोलते अच्छा थे, तो वो रघुवीर साय जी इतने बड़े राइटर, और अग्गे जी उनके जन्मदिन पर जब प्रोग्राम हुआ, आज मैं लोगों से कहता हूँ कि मैंने अग्गे जी के सामने कविता पाठ किया, तो लोग यकीन करेंगे नहीं सही करेंगे। बात इतने बड़े विद्वान लोग, जिसमें नामवर सिंह जी, बड़े बड़े बैठे हुए। लोग जो दिग्गज हिंदुस्तान के, और सामने बैठे, हमें पता ही नहीं, हम तो लड़कपन में करते चले जाते थे। रघुवीर साय जी हमारे डायरेक्टर, ये हेमा सिंह जी हैं, इनके पिताजी, और मंजरी जोशी एक जो होती थी न्यूज रीडर, वो रघुवीर जी की सेकंड नंबर की बेटी थी। हेमा जी उनके छोटी थी। तो ये पहाड़ी से शादी कर ली, तो हेमा जोशी हो गई। तो ये हम सब लोग मिलके वो रघुवीर साय जी के सानिध्य में कविता पाठ करते थे। तो ऐसा बड़े अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ। तो मल्टीपर्पज होने के साथ साथ फिर ये एक्सपर्टीज हो गई। मतलब इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि उसने बनाया। अब वो जो 81 में जो मोहन जी शाह जी ने कहा था ना कि एक्टर बनना है तो सीखो, तो यही NSD के उस वक्त रणजीत कपूर साहब हो, प्रसन्ना साहब हो, या MK रैना साहब हो, या बंसी कौल साहब हो, या जितने भी बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर थे NSD के, मोहन महर्षि साहब हो, देवेंद्र राज अंकुर जी हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, वो देवेंद्र राज अंकुर जी का, रंजीत कपूर साहब ही ऐसे हैं कि इनसे वर्ल्ड के कुछ भी पूछ लो कि पेरिस में कौन सी किताब में क्या लिखा है, ये सब बता देंगे। थिएटर को लेकर के इतने पढ़ते हैं लोग, इतना। तो हम लोगों को डांटते थे, हम लोगों को कहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक्टर को पढ़ना चाहिए। तो वो चीजें ना हमारे अंदर आ गई। तो इसी चक्कर में PhD भी हो गई मेरी, इसी चक्कर में लिखना उखना भी हो गया। मतलब चीजें समझ में आती थी तो लिख डालते थे। जैसे आप कोई किसी से लिखवाया, मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमसे कि फलाना टॉपिक पे आप लिख दो। अब जितनी आपकी समझ आपने लिख दी, अब लिख दिया, उसके बाद समझ में आ रहा है यार इसने तो कुछ भी नहीं लिखा, 10% लिखा है इसने, तो 90% तो इसे छोड़ दिया जो मुझे चाहिए। फिर वो मैं खुद राइटिंग करता था। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े राइटर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब जैसे लोगों से भी लिखवाया मैंने, मजा नहीं आता था। हालांकि वो हमारे गुरु लोग थे, बहुत कमाल के लोग थे, राष्ट्रपति अवार्ड उन जमाने में उन लोगों को मिले उपन्यासों में, दिग्गज लोग थे, उन्हीं से तो सीखे थे हम लोग। मगर वो पर्टिकुलर टॉपिक में मजा नहीं आया लिख करके, तो हम फिर रीराइट, उनका लिखा हुआ रीराइट करना। अब लोग जब उसको लिखे हुए को जब मैं प्रेजेंट करके, बच्चे जब उसको प्रोड्यूस करते थे तो वाहवाही होती थी। तो बाद में मैंने कहा मैं क्यों पैसा बर्बाद करूं इनको देने में, यार मैं खुद ही लिखता हूँ। तो लिखते 450-500 वर्कशॉप की स्क्रिप्टें लिखता है। आपने बड़ा अपने गुरु जी की बात लगातार आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नाचना गाना और एक्टिंग करना ये सब एक साथ सीखो और सारी चीज़ें करो। तो एक नहीं कन्फ्यूज़न का दौर नहीं बना कि नहीं चलो इसमें मैं ज़्यादा अच्छा करने लगा हूँ, या कुछ ऐसा लगता था कि नहीं यही वाला मैं बेहतर कर रहा हूँ, बाकी दो चीज़ें तो साथ में चल रही हैं? नहीं, फोकस तो मेरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है। और मगर क्या था कि जैसे कि NSD के अंदर घुसना था उस दौरान में, जैसे मैंने बताया कि मैंने 90 में नहीं हुआ, 91 में हो गया वर्कशॉप के बाद, पूना वर्कशॉप के बाद, तो वो छोड़ दिया था मैंने। तो वो रिग्रेट था मुझे बहुत ज़्यादा कि ये गलती हो गई मुझसे, पर मैंने PhD कर ली। अब PhD कर ली तो अब क्या करें, तो काम करने लगे थे, अच्छा काम करने लगे थे, रेपेटरी बुलाने लगा था एज ए म्यूजिशियन, म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पे बुलाने लगे थे, वॉइस ओवर के लिए, छोटे मोटे काम के लिए बुलाने लगे थे। तो और म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पे तो मैं बहुत पावरफुल हो गया था, बाजा बजाता था। हाँ, कोई भी हैवी म्यूजिकल प्रोडक्शन उस दौरान में मतलब गोविंद की डिमांड होती थी। अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैं उसको हैंडल करता था। और बड़ी लगन के साथ। शायद कारण ये था कि उस जो चीज़ें मैं पाना चाहता था वो शायद मुझे वहाँ मिल रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे। इसलिए आप उसमें हाँ, और उसकी मास्टरी भी थी क्योंकि हम ओपेरा करते थे। ओपेरा मतलब जो टोटल नाटक जो है गायकी में होता है, तो वो हमारा पर्वतीय इलाके में था, उसमें हम काम करते थे। उसमें हम लोग बचपन में, जैसे मैंने बताया कि वहाँ से शुरू हुए थे, तो लीड रोल तक पहुँच गए थे। तो लीड रोल भी वहाँ, तो
हमारी एक्सपर्टीज थी ओपेरा करने की। ओपेरा मतलब गायकी के साथ नाटक करना, एक्टिंग करना, तो उसका इस्तेमाल वहाँ हुआ NSD में। तो बड़ा आनंददायक रहा, और टारगेट मेरा ये था कि नहीं, करनी तो एक्टिंग ही है। वो क्लियरिटी आप वो थी, शुरुआत शुरू से थी, तो और मैं वेट कर रहा था कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं दाग दूंगा। कोई ऐसा वो होता है ना कि नहीं यार, अब जैसे एक आदमी इस पूरे प्रोसेस में आपको कड़ी जुड़ती गई थी, तब आप आगे बढ़ते। कई लोग जो हैं अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं थिएटर में, चाहे फैक्ट्री वगैरह में, एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से चीज़ों। तो क्या ऐसा दौर भी आपके सामने आया था? नहीं, फ्रस्ट्रेशन का देखिए, चाहत तो मैं, जैसे मैंने अभी कही कि मैं भगवान की कृपा से बहुत कुछ कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, और बहुत कुछ मिली है चीज़ें ईश्वर की कृपा से, अपने सीनियर्स के आशीर्वाद से मिली हैं चीज़ें। फ्रस्ट्रेशन नहीं कहेंगे, चाहत तो अभी लगातार है कि जो मैं फिल्म में करना चाहता हूँ वो उसके इंतज़ार में अभी भी है। जैसे मैंने बताया कि मैं 80s के दौर से ही मैं ये देख रहा था कि कब कहाँ के, फिर 90s के दौर में NSD में, फिर 2000 के दौर में। तो उसके बाद ये था कि जब जब मौका मिलेगा वहाँ दाग दूंगा। क्योंकि मैं बता नहीं, जब हम लोग म्यूजिक के लिए जाया करता था तो वहाँ भी कई होता था कि कोई ये 2 एंट्रियाँ मार लो, 2 एंट्रियाँ तुम कर लो। अच्छा। क्योंकि थिएटर में तो मल्टीपर्पज होता है ना, कि पीछे जो अगर हमारा क्लर्क भी है तो वो कई नाटकों में वो भी एंट्री मार लेते। अच्छा। तो जब ज़्यादा जरूरत होती थी तो हमारे तबला बजाने वाले वो भी 1-2 एंट्री मारा है, मतलब ऐसा होता था। तो उनका, तो मैं उन 1-2 एंट्रियों में भी मैंने अपनी जगह बनाई साहब। जैसे ताजमहल के टेंडर में हम गुंडे बनते थे, तो छोटे छोटे रोल करते थे, तो साहब कोशिश करते थे कि उसमें भी लापता आए, और ऐसा हुआ उसी एक सीन के छोटे सीन में। तो करते करते फिर राम गोपाल बजाज जी की नज़र पड़ी मुझे रेपेटरी में। मुझे वहाँ लाने वाले भी वही थे, ज्वाइनिंग कराने वाली वही थे। जब मैं रिहर्सल करा रहा था तो मैं, यार यू इंटरेस्टेड इन द ज्वाइनिंग रेपेटरी कंपनी? तो यस सर। तो ठीक है, 1 महीने का टाइम देते हैं, अपने काम खत्म कर लो, ज्वाइन करो। अभी ग्रेड नहीं मिलेगा आपको, ग्रेड मिलेगा जब सीट खाली होगी। ठीक है, ये 97 दिसंबर की बात है। तो राम गोपाल बजाज जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और गुरु हैं बहुत। तो उनका प्ले था दिमाग हस्ती दिल की बस्ती है कहाँ, और भल्ला साहब का प्ले था, उसको कई जगह से रिजेक्शन मिला था, स्कूल के अंदर भी रिजेक्ट कर दिया था, तो रेपेटरी में लेके आए वो। तो साहब वो प्ले बहुत खूबसूरत प्ले था कि शहर की ज़िंदगी फ्लैटों में, और किस तरह से बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और कैसे माँ बाप अकेले रह जाते हैं, और ये फ्लैटों के अंदर क्या महसूस करते हैं अलग अलग कैडर में। कोई बिजनेसमैन है तो, कोई अगर राइटर है तो, कोई अगर साधारण कोई होम लेडी है तो उसके ऊपर बहुत अच्छा प्ले हो, दिमागी हस्ती दिल की बस्ती है कहाँ। तो उसमें सबसे पहला रोल बज्जू भाई ने, राम गोपाल बजाज साहब ने सबसे पहले रोल, ज्ञान उसका एक बिजनेसमैन का रोल, मुझे सबके 2-2 महीने बाद कास्टिंग में मेरी हुई। उन्होंने तेरे से इसमें म्यूजिक नहीं कराऊंगा, तो इसमें एक्टिंग करेगा, सबसे पहले कास्टिंग मिलेगी। और ईश्वर की कृपा से वो इतना हिट हुआ। फिर मोहन महर्षि साहब दीवार में खिड़की, तो आते बोले तुम सूत्रधार का रोल भी करोगे, मेन रोल था, और तुम म्यूजिक भी करोगे इसका। अब मोहन महर्षि साहब हमारे चंडीगढ़ के वाइस चांसलर, और हमारे स्कूल के डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर, और NSD के चेयरमैन, तो मतलब उनका नाटक, और इतने दिव्य उनका व्यक्तित्व था, और इतने साफ सुथरे बढ़िया काम करने वाले लोग, तो एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए, और म्यूजिक भी हाई क्लास चाहिए, और एक्टिंग भी तो बहुत ही परफेक्ट। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर 2 में से एक काम करा, करने नहीं दोनों करोगे? अब मैं दिन भर रिहर्सल करूँ, शाम को म्यूजिक सोचूं, 20-25-30 दिन निकल गए इसी में। मैंने कहा यार कैसे करूँ, और नाटक आसान नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा मैं एक काम करूँ, फिर मैंने म्यूजिक कर दिया, बाद में मैंने उसमें एक्टिंग की। तो आप यकीन करेंगे डबल कास्ट हो जाते, तो मैंने बात कहा मैं अभी पहले जो मेरे पीछे वाला का उसको दे दो, और मैं बाद में करूँगा। तो फिर म्यूजिक किया, बहुत हिट हुआ। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे वामन केंद्र आए, तो जाने मन मिल गया, हिट हो गया। फिर तो लगातार मैंने बहुत मेन रोल किए, ताजमहल के टेंडर में गुप्ता किया, जिसमें मैं कह रहा था कि छोटा, तो उसमें फिर मैंने गुप्ता किया। हाल ही में देखा था 3 साल पहले तो उसमें मैंने जब हुआ श्रीवर्धन करते थे वो गुप्ता का रोल, उसके बाद फिर मैंने किया वो, जब रेपेटरी में दोबारा रीओपन हुआ। तो इस तरह से करते करते फिर तो छोड़ा ही नहीं कुछ भी। फिर तो ये था कि हर नाटक में हम लोग प्राइमरी कैरेक्टर होते थे, म्यूजिक भी करता था,
चाहे वो रिकॉर्डेड म्यूजिक हो, चाहे वो लाइव म्यूजिक हो, तो बाजा भी बजाता था। तो ये इस तरह करते 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 एनएसडी के 10 साल कब निकले मुझे नहीं पता लगा जी। फिर 2097 से लेकर 2007 तक मैं रहा। फिर जब मैं निकलने का वक्त हुआ तो मुझे दिनेश खन्ना जी ने कहा, आपकी फैमिली और जो फैमिली सब, हाँ एक और थी कि मुझे था कि मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा। तो एक दफ़े मैं बीमार पड़ा, तो वही मैं बता रहा हूँ कि पिताजी का जो मकान था उसमें 3rd फ्लोर पे, तो एक फतवा जारी हो गया था कि कोई उस कमरे में नहीं आएगा जब तक मैं नहीं कहूँगा। तो ऊपर कोई नहीं आता था, तो सब ऑफिस चले गए, सब चले गए, माँ अपना नीचे काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, वहाँ भी अभी कोई आता नहीं था अपने अपने कामों में। तो और ये भी था कि ये देर रात तक पढ़ता कोई, और मैं बुखार। तो मुझे लगा कि यार आज तो मर ही जाऊँगा, और फ़ोन तो थे नहीं उस ज़माने में। तो मुझे एहसास हुआ कि गोविंद पांडे, अभी तो तुम बेटा यंग हो, जब बूढ़ा हो गए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा, इसलिए कर लो शादी। तो फिर उस तरफ ध्यान देना शुरू किया। हालांकि प्यार प्रेम की जो बातें थी वो उछाले मारने लगी थी जब हम कॉलेज में थे, मगर वो दौर ऐसा था कि हम किसी को कह नहीं सकते कि खाली ख्यालों में ही ख्याल रखते थे हम, और गजल गाते थे। तो जिसको पसंद करते थे उसको देख देख के हमने ग्रुप में तो 12 साल गजल गाई। मैं अहमद हुसैन गुलाम अली साहब, अहमद हुसैन, महमूद हुसैन, मेहदी हसन साहब, और तुम्हारा आपकी जगदीश सिंह साहब। तो कोई भी गजल ऐसी नहीं कि जो ना, और बहुत रियाज था तो बहुत अच्छा गाते थे, और रोज नई नई गजल, जैसा सिचुएशन हो वैसी गजल। तो कहा कुछ नहीं उनसे जिनको पसंद करते थे, या जो ख्याल रखते थे, ख्यालों में ख्याल था जिनका, ख्यालों में, जबान पे नहीं, तो उस गजल में निकाल दिया समय। फिर भाई की शादी के दौरान हम रांची गए हुए थे, तो हमारी भाभी जो थी वो धोनी की मुंह बोली बहन है। तो धोनी उस वक्त बहुत छोटे थे, 93 की बात बता रहा हूँ। रांची में शादी हो रही थी, उन दिनों वहाँ नक्सलवाद था, तो रात को बाहर नहीं निकल रही था जिस कंपाउंड में, तो मस्ती में थे। तो हमारे जो मिसेज हैं ये हमारे ग्रुप में थी, तो उनको बोल दिया शादी करोगी, तो सब परिवार के सामने आपने पूछ लिया। हाँ, वो तो हिम्मत हुई नहीं, 12 साल गजल गा के उगता गए थे हम लोग, और सीधे बोल दिया शादी करोगी। दोस्त थे हमारे, बहुत सारे दोस्त गए थे, पूरा ग्रुप गया था वहाँ। तो सब लोग हल्ला मचिया, वहाँ भाई की शादी हो रही है, या छोटा भाई कह रहा मेरे से शादी करोगी, तो मेरे से जो बड़े भाई थे वो गए। तो ऐसे फिर हमारी शादी हो गई। तो फिर मान गए सारे लोग? हाँ मानी गए, क्योंकि बाद में तो यहाँ रिलेशन निकल आई थी मेरी माँ की तरफ से। अच्छा। तो कोई वो थी नहीं, तो फिर स्ट्रगल शुरू हुआ थोड़ा सा अलग किस्म का। ये बहुत जल्दी हो गया आपका, क्विक फैसला हो गया। हाँ, तो करते 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 तो जिंदगी फिर इनकी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी, बेटा मेरा अभी LLM करके फिजिक्स में असिस्टेंट मैनेजर है, तो उसकी शादी भी मैंने अभी दिसंबर में की। तो उसको फिर किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी मैंने, अपना हाँ। मेंटेन कर लिया। तो हमने थिएटर करके ही मकान भी खरीदा, ये और वर्कशॉप करके थिएटर करके। ये जो मकान तुम देख रहे हो ये मेरे ईश्वर की कृपा से मैं नहीं खरीदा, पिताजी वाला या और भाइयों का और भी मकान है आसपास में सब, मगर ये मैंने फिर थिएटर की कमाई से ये मकान खरीदा 2000 में। और 2005 में पहली गाड़ी आई, वो भी थिएटर की कमाई से नहीं। मैंने जैसलमेर के लिए कुछ प्रोग्राम किया था, तो उसकी कमाई से जो पैसे बचे थे और थोड़ा और पैसे अपनी जमा पूंजी लगा के पहली कार मेरी उसी से आई थी। तो ऐसे करते 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 जो है, हाँ। और आप जब मुंबई वगैरह की तरफ जा रहे थे, तो एक सीरियल और कैमरे की अलग एक कहानी है, कैमरे के ऊपर एक्टिंग करना, चीजें करना। ये 2007 में जैसे NSD से निकले ना हम लोग, तो मुझे पहली फिल्म मिल गई रंजीत कपूर साहब की ग्लाइडोस्कोप। मंगल पांडे जी की फिल्म थी ना, उन्हीं की ग्लाइडोस्कोप की फिल्म थी चिंटू जी। ऋषि कपूर साहब का कमबैक था कई सालों में। आपने अंगूर वगैरह? नहीं, वो गलत है, वो अंगूर गलत नाम लिख दिया किसी ने भी लिखा। वो अंगूर के वक्त हम बहुत छोटे थे। अच्छा। वो संजीव कुमार साहब की। आपने आमिर खान के साथ भी कुछ? नहीं, वो आमिर खान के साथ बाद में काम किया। अच्छा। पीके वगैरह। वो पीके तो है, पहले भी आपका दिखा रहा था। नहीं, पहले नहीं, अभी लाल सिंह चड्ढा में करने वाले थे, वो डेट क्लैश हो गई थी, तो वो रह गया था। तो आमिर खान साहब के साथ तो बहुत बाद में काम किया। तो वो अंगूर का जो जिक्र है उसमें वो बहुत गलत है। वो जिसने भी, वो मैंने कई बार कोशिश की कि उसको बोलूँ, और कई बार मैं बोलता मन से, भाई अंगूर जब हो रही थी उस वक्त मैं बच्चा था, बहुत छोटा था मैं भाई, वो कैसे कर सकता था यार। तो ऐसा मत करो भाई। ऐसा कुछ था, हम लोग ऐसे जब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत निकालते हैं। तो वो किसी ने शायद गलती से कर दिया वो। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि नहीं भाई, अंगूर के वक्त में बहुत छोटा था। तो कुल मिलाकर के जो रंजीत कपूर साहब हमारे काम से इतने अभिभूत थे, क्योंकि उनके प्ले शॉर्टकट वगैरह में, अंतराल में हमने बहुत अच्छा काम किया था, और आज भी मैं उनसे जुड़ा हूँ।
उनके छोटे भाई अनु कपूर, उनके साथ भी मैंने फिल्में की हैं। वो भी एक तरह से घरेलू एक जुड़ाव है, एक आत्मीय जुड़ाव है, और मुझे भी बहुत पसंद करते हैं और मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। मेरे काम बहुत पसंद आते हैं, मैं जो उनका काम गुरु लोग हैं। तो उन्होंने कहा तो एक रोल है उसमें इंस्पेक्टर चौहान का, खराब आदमी एक ही उसमें तू करेगा। वो मेरी पहली फिल्म थी और ऋषि कपूर साहब का कमबैक था वो, और उसको अवार्ड मिले थे 1-2, और बहुत अच्छी फिल्म थी चिंटू जी, आप अगर देखना चाहें कभी तो। वो मेरी पहली फिल्म थी, वो पालमपुर में हुई। चिंटू जी कहा भी जाता था ना। हाँ, तो बहुत ही हल्की फुल्की, बहुत ही गांव की कहानी है। पालमपुर में हुई, 2-2.5-3 महीने लगे थे उसमें। जैसे ही वो खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे सीरियल मिल गया उमेश बिष्ट का, क्योंकि जीना इसी का नाम है। वो 5 साल के है उसमें मंगत का, वो बड़ा पॉपुलर हुआ, आज भी लोग याद करते हैं। तो उसमें 5 साल फिर मैंने काम किया, उसी के दौरान फिर बैंड बाजा मिल गई। आपको एक चीज मुझे जब मैं देख रहा था, आपके ना बहुत सारे रोल में जो पुलिस और इन सब का कैरेक्टर ज्यादा है। हाँ, पुलिस का क्या हुआ कि एक तो मैं था ना कि चिंटू जी पहली फिल्म थी वो आई, फिर पीके से स्ट्रोक लग गया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं, अच्छा वात आज वगैरह में भी मैंने पुलिस वाले का पूरे थ्रू आउट कैरेक्टर किया, तो लोगों, मैंने बहुत सारे रोल छोड़े भी, तो लोगों को लगता है कि ये पुलिस ही, मैंने पुलिस के रोल 2-3 फिल्मों में किए, ज्यादा नहीं किए। तो मतलब इसके चलते आपको कैरेक्टराइज कर एक कैरेक्टर दे दिया। बहुत आए मेरे पास, मैंने छोड़े। अभी ये देखो कैटल में, मगर इसलिए किया कि रोल बहुत अच्छा था। तो ऐसा नहीं कि मैं पुलिस नहीं करना चाहता, भाई मुझे तो कुछ भी दो मगर वो अच्छा हो। तो वो हमारी मजबूरी थी पीके में एक सीन करना, हालांकि पीके में मैं और बड़ा रोल करने वाला था, वो मुझे बाद में पता लगा, जो छूट गया था मेरा वाताज के चक्कर में, उसमें मैं बहुत बड़ा रोल करने वाला था। तो यहाँ तक राजू हिरानी, मेरे डायरेक्टर इनसे भी बात की थी जब मैं वाताज कर रहा था, वो क्लाइमेक्स में फंस गए थे हम लोग, तो उस चक्कर में पीके में मैं बड़ा रोल नहीं कर पाया था। तो फिर उन्होंने दोबारा 2 महीने के बाद मुझे बुलाया कि उनका एसोसिएट का फोन आया कि राजू जी ने बोला कि गोविंद जी से कहो कि अब ना करें, अब ना मना ना करें, तो आप कीजिए। तो मैंने वो किया। तो वहां आमिर खान से जब वो जो पीके का सीन देखेंगे आप, वो 1 शॉट है, तो 5 टेक लिए थे उसमें, और राजू जी ने वो हमें इतना कहा था कि इस लाइन के अलावा अन्ना बीबी को भी मत बताने कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। और मैंने पूछा पीके क्या है, कह रहे कुछ नहीं पता, अब बस जो आपको बोल दिया आप सही कर रहे हो यही करूंगा। वो वैनिटी के पास आ गए थे मेरी लाइन शूट होने से पहले, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आपको मजा आएगा कि लाल मुझे पीके के लिए मैं बड़ा रिग्रेट था कि भाई यार इतना बड़ा रोल, और मुकेश छावड़ा शायद मेरे से नाराज भी हो गया था कि उसके 300-400 कॉल आई होंगी कि तू ये रोल क्यों छोड़ रहा है, पीके का इतना बड़ा रोल। मैंने कहा भाई क्या करूं, फिल्म में फंसा हूं बात आज में भोपाल में, तो क्लाइमेक्स शूट हो रहा है, ये नहीं छोड़ रहे, तो तुम 3 दिन लगा रहे हो, उसके बाद कर लो उनका, उसके बाद आमिर खान के पास 2 महीने का टाइम नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं। तो राजू हिरानी तक बात पहुंच गई, राजू हिरानी के एसोसिएट का मेरे पास फोन कि गोविंद जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये नंबर लो डायरेक्टर का, सिन्हा साहब का, अजीत सिन्हा, बात कर लो, अगर वो छोड़ देंगे। अब उन्होंने कहा साहब हमारे तो 15-16 करोड़ की फिल्म है, बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं सब, गोविंद पांडे पहले फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक है, अभी क्लाइमेक्स में इनको कैसे छोड़ दे सर, हम बड़ी मुश्किल से फिल्म कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा रिग्रेट था कि यार मेरे से पीके में एक बड़ा रोल में से छूट गया। तो मैं रावी, मुझे एक पहला सीरियल मिल गया था जो बॉम्बे में 2013 में लेके मैं गया था। यहाँ से मैं 2013 से बॉम्बे शिफ्ट हुआ, तो काम लेके गया था रावी। तो साहब उसकी शूटिंग चल रही थी और मेरा फोन आया, शायद सितंबर का महीना होगा या अक्टूबर का, तो बोले राजू हिरानी का एसोसिएट बोल रहा हूँ। मैं सेट से ही उछल करके बाहर आया मड में, और मैंने कहा हाँ बोलिए प्लीज। और उन 2 महीने में मैंने कहा यार मेरी किस्मत बड़ी खराब है यार, क्या है मतलब राजू हिरानी और आमिर खान के साथ इतना अच्छा काम, और मुकेश छावड़ा जैसा आदमी वो मुझे इतने कह रहा है बार बार, और मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी किस्मत में ही अच्छा नहीं। तो मैं बड़ा दुखी होता था। तो आप मौका है तो मैं बड़ा एक्साइटेड, तो बोले एक दिन का काम है। राजू ने बोला आप मना नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं मना नहीं कर रहा, मैं हाँ कब है बताऊँ। उनका नवंबर में, मैंने कहा ठीक है, तो उनका टिकट भेज देना, मैंने पैसे की भी बात नहीं की। अब मैं पहुंच गया नवंबर में, जब सीन लाल किला के पीछे वैनिटी लगी थी, तो हमारे वैनिटी में बैठा हुआ, तैयार होकर बैठा था। तो होता ना कि उन दिनों में थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा होता था, तो एक खटखट आवाज हुई मेरे वैनिटी पे, तो हम वही दिल्ली वाले अंदाज में, और भाई अरे भाई, मैंने कहा स्पॉट बॉय होगा या साला कोई कॉस्ट्यूम वाला होगा, है ना भाई। ये जो 2-4 शब्द निकल रहे हैं प्यार से निकल रहे हैं ऐसे, इसलिए इसको अन्यथा मत लेना आप लोग। नहीं आपस में बातचीत चलती रहती है। नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब कभी अगर हो तो इसको आप, ये भाषा है हम लोगों की, दिल्ली वालों की क्या करेंगे, तो मगर वो प्यार से निकल रहा है सब, तो आप लोग जो है उससे
आजा अंदर आजा, बाहर से खड़खड़ा रहा है, अबे ऐसे करके, आजा ऐसे करके, अबे पागल हो गया क्या, खड़खड़ा रहा है, अंदर आजा, ऐसे करके मैं 2-3 बारी बोल दिया। अब चौथी पांचवी बारी में थोड़ा तिलमिलाया, मैंने कहा यार एक स्पॉट वाला है, कोई असिस्टेंट इसकी इतनी औकात की साला मुझे उठा रहा है यार, मतलब अंदर से ईगो से जाएगा। तो मैं दरवाजा खोला, सामने राजू ईरानी और मेरी सिटी को, मैंने सर आप, अरे सर सॉरी, मैंने कहा मुझे पता नहीं था आप मैंने कहा स्पॉट वाला होगा या कोई कॉस्ट्यूम वाला होगा, सर सॉरी सॉरी आप, अरे नहीं आप नीचे आ जाओ। वो बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं राजू ईरानी जी, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मतलब कमाल है राजू ईरानी जी। और साहब वो बोले कि नीचे आइए आप, मैंने कहा हाँ कैसा, ऐसे ही साथ साथ में चलते चलते बोले कैसे बोलेंगे आप, मैंने कहा ये लीजिए सर, मैंने बोल के दिखाया, हाँ बस नेचुरल रखना है। मैंने कहा सर ये क्या पीके पीके क्या है ये, बोले ये कुछ भी नहीं है, इसको करने के बाद ही भूल जाना, कुछ नहीं बताऊंगा, आप जो बोल रहे हो अच्छा कर रहे हो बस। अच्छा उस दौरान हमें पता ही नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब राजू रानी को बोलने की हिम्मत हमारी कहाँ, क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है सर, इतना तो कमर्शियल हम बन चुके थे कि जो कह रहे हैं डायरेक्टर उतना ही करना है, अब थिएटर वाले तो कान खा जाते, मान का नहीं, वो बंदा कह रहा है तो कुछ सोच विचार के कह रहा हूँ, ठीक है। सेट पे पहुंच गए तो आमिर खान साहब के जहाँ पर तैयार था सारा, एक बार एक कैमरे के साथ रिहर्सल हुई आमिर जी के आने से पहले कि गोविंद जी यहाँ से यहाँ आ पाओगे, मैंने ठीक है, यहाँ से उतरोगे, यहाँ से गाड़ी में चलोगे, ठीक है। आमिर खान आ गए, अब देखा आमिर खान बहुत छोटे से, मेरी छाती पर उनका सर, मैंने कहा ये सीन होगा ही नहीं साला, मैं अंदर से डिप्रेशन, उस जमाने में ऐसे था ना कि अपने से ऊपर तो हीरो कभी रखने ही नहीं देगा, और या तो रखेंगे तो फ्रेम में दूर रखेंगे। अब ये सामने आ गए और सारे इनका यहाँ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ, ये यहाँ पे मेरे को फोटो भी है, मैंने कहा ये छट जाएगा, गोविंद पांडे तुम साले तू तेरी किस्मत ही खराब है, ये रहेगा नहीं जी। मैंने कहा चल अब आ गया काम तो कर, तो मैंने कहा रिहर्सल करें क्या, मैंने कहा हाँ सर प्लीज, मैंने वो बोला, मैंने आमिर जी और आमिर खान साहब इतनी अच्छी अच्छी फिल्में उस वक्त आई, तो हमने उनसे हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर आपको और आपके काम को सलाम हो, और दिल से, और आज भी करते हैं, अद्भुत आदमी है और अद्भुत लोग हैं लोग। और आमिर खान तो बहुत सेंसिटिव, ऋतिक रोशन, ये आमिर खान साहब ये बहुत ही बढ़िया एक्टर है। तो कमर्शियल होने के साथ साथ ये लोग काम के भी बहुत उतरे माहिर हैं, तो सभी मास्टर लोग हैं, तो और व्यवहार में भी अच्छे हैं। तो बोले हाँ रिहर्सल कर लें, हाँ एक रिहर्सल किया हमने, उसके बाद एक टेक हुआ, हैंडल शॉट था, दूसरा टेक हुआ, तीसरा टेक हुआ, तीसरे टेक के बाद रोक दिया भाई साहब, बोलो रुको जनाब, मैंने कहा यार उसमें एक गाली है बावड़े, वो स्क्रिप्ट में नहीं थी, और मैंने दे दी क्योंकि हरियाणा के पुलिस वाले दे देते हैं दिल्ली वाले, हाँ तेरी सीन रह रहे तूने बावड़े बोल दिया उसको, अब वो नाराज हो गया। मैं अंदर से सोच रहा हूँ कहाँ से हो आप, आमिर जी, राजू ईरानी, कैमरामैन सब स्टक। तीसरे टेक के बाद मैंने कहा सब गड़बड़ हो गया यार, गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं मैं अंदर से ये सोच रहा हूँ। बोले आप कहाँ से, मैंने कहा सर मैं दिल्ली से, NSD से, रेवती से, ये और मैं बॉम्बे क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं यू आर वेरी गुड एक्टर, और मेरे हाथ पैसे मारा उन्होंने, यू कम विद यू वर्क विद अस, अरे मेरी सांस पे सांस आई, बहुत करे। और उधर कैमरामैन था एक, राजू रानी तो न्यूट्रल थे, कैमरामैन जो है मेरे को बार बार हर शॉट के बाद ऐसे ऐसे करता था कि आमिर खान ना देख लें, ऐसे ऐसे करता था छिपा करके, तो बड़े एक्टर के सामने छोटे एक्टर की कहाँ तारीफ कर सकते, मगर वो ऐसे ऐसे कर देता था यूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस में ला रहा था शायद वो मुझे, है ना। तो और मैं अंदर से मतलब आप सीन देखेंगे आपको लगेगा कि साहब क्या कर रहे हो, मगर हम उसके पीछे हम एक घबराहट भी थी कि साला कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, बस इस बात की घबराहट थी। अब साहब वो मैंने कहा यशपाल वगैरह सब सर मेरे साथ के लोग हैं, स्टार बन गए, मैं रह गया सर क्योंकि मैं थिएटर ही करता रहा। ओह यशपाल इज माय फ्रेंड, नो 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 यू डोंट वरी, यू वर्क विद अस, यू वर्क विद अस। वो लाल सिंह चड्ढा में मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत हैवी पेमेंट सर, और मतलब मेरे अभी तक के सबसे बड़े पेमेंट में उन्होंने मुझे बुलाया था, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पर डे के हिसाब से पड़ रहा था उन दिन। तो फिर वही हुआ कि उन्होंने डेटें लिख रखी, मेरी 3-4 फिल्में चल रही थी मेरी, हिंदू की जवानी, ये वो बैंड तुम्हारी ये बंडी बली 2 वगैरह ये सब, उसमें ज्यादा काम नहीं था, मैं 2-3 दिन का ही काम था। अब मैं लगा हूँ हापुड़ बिजनौर की तरफ, पता नहीं कहाँ शूट हो रही थी, हाँ इन्होंने डेट चेंज कर दी और
बोले साहब कल ही शूट होगा। अरे मैंने कहा तुम पागल हो गया, हमेशा ऐसे ही करते हो तुम। मैंने कहा एक फिल्म छोड़ के एक दिन का शूट हो गया, दूसरे दिन का शूट है मेरे साथ ही 4 बजे शूट होना है, सुबह 4 बजे सेट पे होना है हमें, और तुम कह रहे हो कि तुम छोड़ के आ जाओ। फिर वही पीके वाली कहानी हुई। तो वो फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी मेरे से छूट गई, नहीं कर पाया उसमें। तो वही डेट, अब मेरी गलती नहीं थी उसमें, गलती उनकी थी। नहीं तो उन्होंने एक फोटो खिंचवाने के लिए कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए मुझे फ्लाइट से बुलाया था, कहीं बाहर शूट कर रहा था, बकायदा साइड लाइन सब कुछ हो गया था, सब कुछ जो भी। खैर, तो बड़ा अच्छा रहा मुझे कि वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। तो मुझे ये भी रहा कि चलो उन्होंने मुझे याद किया, या राजू जी ने अभी बीच में कुछ अच्छा याद किया। तो बड़ी तमन्ना है कि वो लोग मुझे और अच्छा काम दें या और अच्छा मेरा इस्तेमाल करें। एक जो है मतलब वो मैं समझना, जैसे कैमरे की एक्टिंग थी और जब ट्रांजिशन हुआ तो चैलेंज ये मैं बताऊं, ये जब चिंटू जी मिली थी तो रंजीत कपूर साहब तो थिएटर में भी रियलिस्टिक जोन में करने वाले डायरेक्टर हैं, मगर हम लोग थे लाउड, और एक दिमाग में बिठा दी थी लोगों ने, सीनियर्स ने, अभी नेचुरल करो, नेचुरल। अब नेचुरल करो, मुंह से कहना है नेचुरल करो, मगर नेचुरल करना इतना आसान थोड़ा ही। अब आदत तो हमें ये पड़ी हुई थी कि हाँ भाई पानी लेके आ, है ना, हर बात पे कहना, और भी कैसे हो तुम, बड़ा बड़ा करने की ना थिएटर में, क्योंकि आवाज पहुंचानी है। अब मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ मगर ये आवाज इतनी तेज हो रही, तो वहां तो मतलब पीछे 1000 लोग बैठा है, और कुछ कुछ जगह तो हमें 5-5 हजार की ऑडियंस मिलती थी, और बिगर माइक के बोल रहे हैं, तो आदत हमारे लाउड आवाज। अब कैमरे में इतना लाउड कहाँ मतलब एक्टिंग करते थे, और रंजीत कपूर साहब उतने रियलिस्टिक जोन में काम कराने वाले। तो हमने वो फिल्म सर रट ली थी 2 महीने पहले ही, और रिहर्सल करके हमने महेंद्र में आते एक्टर बेचारा चला गया, तो उसके साथ मेरे कुछ सीन थे, तो हम लोग, वो आपके साथ ही महेंद्र में आते, वो जूनियर था, नवाज वगैरह इनके बैच का है वो, मगर वो रेपेटरी में साथ में था, और बहुत अच्छा एक्टर था, बस शराब ले डूबी उसको, नहीं तो कमाल एक्टर था। अब साहब वो उसमें हम लोगों का यही डर रहता था, अब जब सेट पे पहुंचे हम अपने को कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत कंप्रेस कर रहे हैं, उसके बाद भी कपूर साहब कह रहे हैं गोविंद आराम से बोल, आराम से बोल। मैंने कहा, फिर वो करके बताते थे, देख ऐसा कर, हाँ मैं आ गया हूँ, बोलो मुझे वो पैसा दोगे कि नहीं दोगे, मतलब बड़ा आराम से। मैंने ठीक है सर, तो कर दिया, ओके ठीक है। तो वो फिल्म उसी डर में निकल गई साली, अच्छा, कि कहीं लाउड ना हो जाए, ये लोग, कई लोग से बातचीत होती है तो कहते हैं थिएटर के लोग कि कैमरे पे अब उसकी काफी काम करने के बाद फिर हमें वो समझ में आया कि नहीं, थिएटर की भाषा थोड़ा सा लाउड ही होती है, एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जैसे मैं लुटेरा कर रहा था, बैंड बाजा बारात में रणबीर के साथ कर चुका था पहली फिल्म, दूसरी हमने लुटेरा की 2012-13 की बात है दलाजी में। तो विक्रम मोटवानी मुझसे बोले, एक सीन में आदिल का मेरा सीन चल रहा था, तो बर्फ में कुछ खून के निशान है, तो मैं उनको बता रहा हूँ, मैं डलहौजी का इंस्पेक्टर था, वो बंगाल से आया हुआ था, तो उसकी मदद के लिए मैं वहां पे उसके साथ साथ हर जगह जाते हैं, बाद में हम उसको मार भी देते हैं। कुछ सीन कटे हमारे बड़े अच्छे से उसमें, अगर वो होते तो मेरा भी काम उसमें अच्छा दिखता। और बाद में मैंने पूछा था मोटवानी साहब से, आपने क्यों काटे, तो उन्होंने कहा साहब की लंबी हो गई थी, और किसके काटते, सबके कटे, तुम्हारे भी कटे। और मैंने कहा सर मेरे तो कम ही सीन थे, तो इसलिए आप, खैर, तो उनका कारण सीधी से बात है कि उसमें सब जरूर पॉपुलर लोग थे, मैं थोड़ा कम पॉपुलर था उस दौरान, तो मेरी सीन कटे, खैर फ्रेम में जिसको रखना है। तो कुल मिला के मोटवानी साहब, तो मैं ऐसे बोल रहा था कि बाहर वो जितना, जब तक मैं समझ चुका था काफी भाषा, कि बाहर बर्फ में खून के निशान दिख रहे हैं, तो वो जरूर आसपास कहीं होगा। तो आसपास कहने में ये हल्का सा माथा जो है हल्का, तो मोटवानी साहब बोले गोविंद जी नहीं और सरल करो, है अभी सरल तो कर रहा हूँ, तो कितना, मतलब समझ लो कि वो आज हम बहुत सारा कुछ कर लेते हैं, अगर आप विक्रम वेदा देखेंगे या कई और फिल्में देखेंगे या फर्जी देखेंगे, या वो बहुत उसमें, या ह्यूमन एक वेब सीरीज है, उसमें सटल देखेंगे सैफ अली शाह के साथ, डिज्नी हॉट पर है, तो उसमें आप हमारा काम देखेंगे तो उसमें काफी ठहराव के साथ बहुत सारे और आने वाले काम भी, तो लाउड भी हम कर सकते हैं, तो वो तो हमने किया ही जिंदगी में। तो कहने का मतलब है कि वो थोड़ा सा वक्त लगा उसमें, उस पहुंचने में, समझ में आ गई दिमाग में, मगर उसको बॉडी ने एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा। ये इसमें कई लोग वहाँ पे जो थे आप, तो उसमें वहाँ पे एक इको सिस्टम है इंडस्ट्री का जो चलने का, अपना एक कमर्शियल एंगल है, वो जो उस दौरान कई लोग फेस करके बड़ा डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा? हाँ, वो तो होता है साहब, बिल्कुल होता है। देखिए आज भी पैसा नहीं देना चाहते लोग,
हम ऋतिक रोशन की 200 करोड़ की फिल्म कर रहे हैं, 170 करोड़ की फिल्म कर रहे हैं, उसमें भी हमारे लाइन प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, हमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बोल रहे हैं साहब पैसा नहीं। तो हमें हंसी आती थी। अक्षय कुमार की लंदन करने के, पूजा इतना बड़ा बैनर है, अब यहाँ से लंदन फिल्म बना रहे हो, इतने ले जा रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, फिर पैसा नहीं है सर। अब 200 करोड़ की फिल्म, पैसा नहीं है सर। अब यार 150-200 करोड़ के लोग ऐसे बोलते हैं पैसा नहीं है, तो यार फिर दिल पे, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो यार तुम, पैसे नहीं यार तुम हैं, क्योंकि उस वक्त तो हिम्मत नहीं होती थी, आप तो बोल लेते यार सर आपके लिए नहीं। मैंने कहा है हमारे लिए नहीं, क्यों नहीं, हमारे लिए नहीं, कह रहा आप लोगों के लिए बजट रखा नहीं, इतना ही बस आपको हाँ खर्च होगा। मैंने कहा हम मना कर दें तो, अरे नहीं सर ऐसा मत बोलिए, कर लीजिए सर, फायदा होगा बहुत बड़ा। तो ये मतलब इसीलिए जब आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था ना, फिर वो ठोक बजा के पैसे लेने लगता है, पहले पैसे रखो, इतने पैसे दूंगा भाई, पुराना सारा वो वसूल कर लेता हूँ, यही वजह है। और कर लेना भी चाहिए सर, नहीं तो अमिताभ बच्चन को भी छोले भटूरे में खिला करके फिल्म करवा ले लोग। मैं बताऊं प्रोडक्शन वाले लोग, मैं उनका आदर करता हूँ, उनका काम है, उनका जॉब है वो, ये सब लोग ये बातें कहते हैं, आप ही थोड़े, मगर बहुत सारे अगर लोग इस बात को प्रोडक्शन वालों का बस चले तो अमिताभ बच्चन से फ्री फंड में काम करा लें, सिर्फ चाय पिला के पूरी फिल्म, उनका मन नहीं करता उनको पैसे देने का। ये तो एक्टरों का अपना है कि अपना जज्बा है कि वो निकाल ले पैसे बस। मतलब मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ आपको लगता है, या कुछ ऐसी चीजें होना तो चाहिए, और ऐसा कर भी रखा है, जो मगर मानते कहाँ हैं जो आर्टिस्ट जो मतलब एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपकी भी जर्नी वहां से होकर आई है, वो इन सब चीजों से बड़ा परेशान रहते हैं। नहीं, जो हम जैसे लोग एक्टर ना, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, मगर जो जूनियर आर्टिस्ट है या जो आते उनके लिए फिक्स है, इतने पैसे ये, इतने पैसे ये, अगर एक डायलॉग बोल देंगे तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मिलेगा, खाना इतने बजे मिलेगा, इतना डांसर आएंगे उनके लिए फिक्स है, सब लोगों के लिए फिक्स है, मगर हमारे लोगों के लिए फिक्स नहीं है। हमारे लोगों के लिए ये कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इसलिए जो है अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पेंडुलम की तरह आप लोग लटकते कि आप कितना खींच सकते हैं। इन सब पूरे प्रक्रिया में कई लोगों से आप सीखते हैं, बिल्कुल। जैसे इंडस्ट्री में आप पूरे जब मुंबई की जब जर्नी है, चाहे और भी लोग हैं, कौन से लोग हैं जिनको लगता है कि ठीक काम कर रहे हो, अच्छा उनसे आप सीखते हो कैमरे के ऊपर, या फिर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन जो है अमित जी, कि साहब लंबी उम्र दे उनको। मैं कई बार ऐसा मौके आए ऐड, या कई बार कुछ ऐसे मौके आए फिल्मों में भी, मैं उनके सामने काम करते करते रह गया। मतलब मेरी तमन्ना है कि उनके साथ और जॉनी लीवर साहब के साथ मैं खड़ा हो जाऊं, काम करूं, तो बड़ी तमन्ना है मेरी। हाँ, मैं शाहरुख जी के साथ कर चुका, सलमान खान की बैनर की फिल्म कर चुका, वो तेरे, मगर उनके साथ काम करने वाले थे, मगर मेरे साथ सीन थे, उनको नहीं कर पाए, मगर हाँ उनके साथ इंटरेक्शन हुआ उस दौरान। आमिर खान के साथ कर चुके, ऋतिक के साथ कर चुके, जो बेहतरीन, शाहिद के साथ कर चुके, या और भी अजय देवगन के साथ भी कुछ कर चुके, अक्षय कुमार के साथ भी, अक्षय खन्ना के साथ भी, काफी अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं इंडस्ट्री के, उनके साथ कर चुके। मगर मैं एक बात बोलूं कि काम के मामले में मुझे ऋतिक बहुत अच्छे लगे, बहुत मेहनती हैं, और आमिर खान बहुत अच्छे हैं, सभी लोग, वैसे शाहरुख भी बहुत अच्छे हैं। तो हम अभी से टूटते हैं, या यंग जनरेशन आत्महत्या कर लेती है, या डिप्रेशन में चली जाती है, नहीं भाई, जब वो 80 साल 81 साल का आदमी जो है, सुपरस्टार आदमी, वो आज भी मेहनत कर रहा है, तो यार हम नहीं कर सकते क्या मेहनत? उनको नाकामी नहीं मिली क्या? उनको तो बहुत बड़ी बड़ी नाकामी मिली। शुरू की 10 फिल्में उनकी बिल्कुल पिट गई थी, और लोग उनको सिगरेट की टांगे लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या लंबू लंबू कह के पुकारते थे, कोई काम देने को तो राजी नहीं था। और फिर जब वो सुपरस्टार बन गए, उसके बाद भी वो जमीन पे गिर गए, तो उसके बाद भी खड़े हुए वो। तो हम तो पूरी एक जर्नी, आप समझ रहे? तो छोटी छोटी चीजों से आदमी जब थक जाता है, हार जाता है, यंग जनरेशन लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, हार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो भाई वो इंस्पिरेशन है सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री की, मेरी भी वो है काम के मामले में भी। और अमरीश पुरी साहब, भाई वो गजब आदमी है, और उनके काम में इंडियाना जोन्स वगैरह से मैं अगर बात कहूँ, तो उन्होंने जो कैरेक्टर रोल किया, नेगेटिव रोल किए, थिएटर भी करते थे वो लोग, प्रणाम है मतलब उन लोगों को। तो मैं इंटरेक्शन हुआ कभी? नहीं, उनके साथ नहीं कर पाया, बदकिस्मती है वो 2005 में चले गए, जब तक हम रेपेट्री में। हाँ, आज मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप उन जैसा काम कर सकते हैं, तो मुझे, और कई लोग कह चुके हैं, कई डायरेक्टर कह चुके हैं, या कई ऐसी बातें होती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि वो आसमान है, और हम अभी उतने बड़े नहीं हुए कि हम उनके आसपास भी कहीं खड़े हो सके। जो सिनेमा का इकोसिस्टम जब ओटीटी के इमर्ज से चेंज हुआ है,
ये कितना जो है सपोर्टिंग एक्टर्स और जो अभी आप जैसे लोगों की जर्नी काम तो बड़ा है, काम तो बड़ा है, सबके लिए काम बड़ा है, सबके लिए काम बड़ा है, टेक्नीशियन के लिए काम बड़ा है, हम जैसे एक्टरों के लिए काम बड़ा, नए लोगों के लिए काम बड़ा है। ऑफ क्रिएटिविटी भी अगर कहें हाँ, उसके लेवल पे भी काम बढ़ा है और बहुत अच्छा रहा है। मगर एक चीज़ है, मुझे चिंता हो रही है कि अब इसमें भी जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर हैं वो भी घुसते जा रहे हैं। अब हम लोगों के लिए जगह फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है, कई जगह ऐसा हुआ कि अच्छा शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, तो वहाँ पे मेरी जगह पे आप बॉबी देओल को ले लिया गया, या भूमन ईरानी को ले लिया गया, या आशुतोष राणा को ले लिया गया, इसलिए कि भाई सामने अक्षय कुमार है या सामने जो है सलमान खान है, तो अब इनके टक्कर का, इनके फेस वैल्यू वाला भी कोई एक्टर चाहिए। तो यहाँ पर ये नुकसान हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मिलता तो वही है, होता वही जो उसमें लिखा है, मगर अभी ऐसा हुआ है कई कि उन्होंने कहा अब जैसे कई ऐसी जगहों पे हुआ कि बॉबी देओल को ले लिया आश्रम के बाद, लव हॉस्टल में वो, तो वो उसमें मेरा था वो जो, अच्छा। हाँ, तो ऐसे बहुत, भूमि नारायण को ले लिया कई जगह पे, आशुतोष राणा को ले लिया गया कई जगह। तो वो इसलिए कि भाई उनकी, तो अब जब सारे काम ये ओटीटी भी यही करेंगे, आपका टीवी भी यही करेंगे, और आप में फिल्म में तो हमारे ऐसे लोग कहाँ जाएंगे साहब। तो हमारे जैसे लोगों का भी ध्यान रखिए आप सब लोग, मैं इतना कहूंगा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से। सभी लोग जो है बेसिकली मतलब ये देखा कि बढ़ा है। हाँ। और अलग अलग छोटे छोटे भी स्पेस बन रहे हैं। हाँ, ओटीटी में भी तो 8-10 प्लेटफॉर्म्स जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। और एक जो है जो सिनेमा का एक स्ट्रक्चर है जो मुंबई के इर्द गिर्द सीमित है, क्या बाहर के जो शहर हैं जैसे दिल्ली, वहां से भी अब लोग आने लगे। हाँ, और जो उधर भी एक तरीके से शूट होना शुरू हुआ है, तो ये हेल्प करता है बहुत, बिल्कुल हेल्प करता है जी, ये तो बिल्कुल हेल्प करता है, सभी को हेल्प करता है। अच्छा। क्योंकि आप जिनको नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, वो लोग भी आके चमत्कार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, नए लड़के लड़कियां, डायरेक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, तो और लोकेशन डायरेक्टर्स पे ही बात कर रहे थे। एक जो दोनों के ट्रांजिशंस आपने देखे हैं, अगर मान के चले जो यंग डायरेक्टर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उन लोग को किस तरह की लर्निंग है, क्या है, वो लोग किस तरह का? देखिए, अभी जो डायरेक्टर आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी फिल्म कटल की, तो यशो जो को काम करते हुए देखा, यशोवर्धन को, अशोक मिश्रा जी के लड़के हैं जो राइटर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, हमारे एनएसडी के भी सीनियर हैं। तो उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत छोटी उम्र के हैं। मगर पूरी फिल्म के दौरान मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो पहली फिल्म कर रहे हैं। उनको पता था कि एक एक काम मुझे क्या करना है, कितना चाहिए, कितना मुझे शूट करना है, और कितनी एक्टिंग तक मुझे जाना है। मैं तो कई जगह बोलता है मुझे और करवा लो, नहीं इतना ही चल, तो बाद में करेंगे, अभी नहीं, इतना ही चाहिए मुझे, इस सीन में इतना ही चाहिए, है ना। तो ये पहली फिल्म में इतने सीनियर एक्टरों के साथ काम करना और बंधा हुआ काम करना, तो मुझे जो पता मालूम पड़ा कि उन्होंने पूरी फिल्म शूट करने से पहले ही मोबाइल पे शूट कर ली थी, तो इतनी तैयारी कर ली। तो अब जो इस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, नई तैयारी करके आ रहे हैं, सीख के आ रहे हैं, पूरी टेक्निक को समझ के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं आए ऐसे लोग, नहीं, मतलब पर पहले ये होता था कि भाई एडी बने, ये क्या वो क्या, देखो एडी तो बनना ही पड़ता है, सीखना तो पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस है, क्योंकि एकदम तो ये चीज आ नहीं सकती। आप कहोगे साहब कि कैमरामैन है तो एकदम कैसे बन जाएगा वो कैमरामैन, उसको फिल्म कैसे मिल जाएगी भाई, अभी वो इंस्टीट्यूट से निकल गया है, वो असिस्टेंट तो बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस है उसका, है ना। कोई तरह 200 करोड़ की या 100 करोड़ की या 50 करोड़ की फिल्म में कोई भी दाव नहीं लगाएगा, वो वहाँ एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तो वो तो प्रोसेस है, डायरेक्टर का भी, एक्टर का भी, कैमरामैन का भी। तो ये अभी बड़ी अच्छी बात है कि जो अच्छे आ रहे हैं और तैयारी करके आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात। एक जो है मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े नाम बन चुके हैं, वो थिएटर के थ्रू ही गए हैं। क्या उन तरह के लोगों का एक कुछ सपोर्ट मिलता है, कोई ऐसी चीज होती है? देखिए, हमें तो आज तक नहीं मिला। तो तारीफ सब करते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तब बुलाते हैं, वो वैसे नहीं। उनको पता है गोविंद पांडे एक्टर है या फलाना एक्टर है, हाँ, अरे यू आर वेरी गुड, अरे गोविंद भाई क्या बात, अरे गोविंद मैं करता हूँ ना, मगर वो करता हूँ, आज तक करता हूँ नहीं हुआ। अच्छा, वो तो ये होती कि जब आपकी जरूरत बोलती ना, ये इंडस्ट्री में मैंने एक बात बताऊं सच, जब आपकी जरूरत होती है ना, तो आपको रात को बिस्तर में से 3 बजे उठा लेते हैं, ऐसा हुआ है। और जरूरत नहीं होती तो आप उनके कदमों में पड़ जाइए, आपके दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके साथ में किया हुआ डायरेक्टर होगा या कैमरामैन होगा या एक्टर होगा, साहब कुछ नहीं होगा।
तो अपनी जरूरत अपने काम के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू बनानी पड़ेगी। अभी एक इतने सीनियर लेवल पे आप पहुंच गए, क्या सीखने के लिए आप करते हैं? मतलब होता है ना कि एक एक्टर बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब जब कोई लड़का लड़की, कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई भी अच्छा करता हुआ दिखता है एक्टर, तो उसको बारीकी से महसूस करते हैं, या अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं तो उनको देखते हैं, या अपने से सीनियर जो एक्टर होते हैं कितनी ईज के साथ कर रहे हैं, या वो किस तरह से कर रहे हैं, साहब पूरी नज़र रखते हैं। और हर बार फेस हुआ है आपके साथ कि कुछ आप करने जा रहे हो और नहीं बन पा रहा हो, चीजें हो रही हो कैमरा पे पड़ा? नहीं, अभी तक ईश्वर की कृपा रही कि वो मेरे साथ जो भी हुआ नाटकों में हो गया था। अच्छा। अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सीरियल में या किसी भी फिल्म में कि डायरेक्टर मुझे कह रहा है ये करने के लिए और मैं नहीं कर पाया। हाँ, एक चीज़ है कि हर शॉट करने के बाद मैं अपने आप को गाली जरूर देता हूँ। मुझे लगता है, हाँ, कमरे में जब जाता हूँ, घर जाता हूँ, और बढ़िया कर सकता था ना, और अच्छा कर सकता था ना, कब चूक क्यों जाता तू? डायरेक्टर ने और उसको ऐसा कर देता, उसको और ईज के साथ बोल देता, या उसको और इस तरह से और मजा आ जाता। तो ये तो मेरे साथ रोज चलता है साहब, हर शॉट के बाद चलता है। और भी आपके एक्टर्स जो हैं आसपास, उनसे आपका भी बातचीत कहते तो हैं, सभी लोग कहते तो हैं, कुछ नहीं, कुछ ऐसे भी हैं साहब और वो थोड़ा सा मूर्ख टाइप के लोग हैं। अच्छा, उनकी उनकी तादाद कम है। हाँ। तो वो कहते हैं कि जो हमने कर दिया बस परम है। सत्य है। हाँ। तो वो, या उनको गुमान होता है ऐसा कि हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा। तो वो फिर वो कली खुली जाती है। ये तो आर्ट है साहब। आज अगर मान लिया आप कहोगे आप माइकल जैक्सन का रोल कर ले, गोविंद पांडे कैसे कर लेगा माइकल जैक्सन? उसको डांस आता ही नहीं आता। पहली बात तो मुझे लेंगे नहीं, और अब चलो आप कहोगे चलो लेता हूं मैं, तुम करो, अबे भैया होगा ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। वो मतलब समझ रहे? तो कहीं अब मुझे कहोगे साहब आप गुलाम अली की तरह गाना गा लो, भाई मैं गाना गा दूंगा मगर गुलाम अली जैसा नहीं गा सकता भाई। वो समझ रहे? तो आपको फिर वो उस कैडर का ही कोई कास्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अगर 100 में से आपको 80 चाहिए तो फिर गा देगा गोविंद, वो एक मगर आप कहोगे साहब 90 या 95% गुलाम अली चाहिए आपको, कर दो, तो वो तो मुश्किल होगा। तो खत्म ही नहीं होता ना, कोई चीज खत्म नहीं होती है यहाँ। समुद्र इसलिए बोल देते हैं ना सागर अथा अनंत बोल देते हैं ना इस आर्ट लाइन को। भाई आज तुमने देखा होगा मोहम्मद रफी साहब आए, कमाल साहब, किशोर कुमार साहब आए, कमाल साहब, मुकेश जी, लता जी, कुमार सानू आ गए, फिर उसके बाद आपने सोनू निगम आ गया, फिर साहब अचानक अरिजीत आ गए। अब अरिजीत आ गए तो उन्होंने तबाही मचा रखी, सुनिधि आ गई। तो अब उसके बाद ये आ गई, कक्कड़ जी आ गई, नेहा कक्कड़ जी आ गई। मतलब अब फिर कोई और बच्चे आ गए। अभी वो अरुणाचल से एक बच्चा गिटार लेके आ गया, उसने गाना सुना, उसने एक गाने ने तहलका मचा दिया। तो कहीं रंग खत्म ही नहीं होता। सही बात साहब। ना म्यूजिक में, ना आर्ट में, पेंटिंग में, ना लिखने में, ना उपन्यास में, ना स्क्रिप्ट राइटिंग में, ना एक्टिंग में, एंड ही नहीं है। इसीलिए जो बड़े बड़े उस्ताद हैं ना, अब जैसे मैं बताता हूँ, आप रागों की बात करें, एक थाट से 484 राग निकलते हैं सब। एक थाट से 10 थाट हमारे हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित हैं और 14 थाट जो है कर्नाटक में। अब एक थाट में आपके 484 राग है। किसके बाप की ताकत है कि वो 4 से 84 राग एक ही थाट के सीख ले? एक जीवन में पॉसिबल ही नहीं। तो 10 के कितने 4,500 5,000 के लगभग, पौने 5,000 के करीब राग हो गए। कोई सीख सकता है? अब बड़े बड़े उस्तादों से पूछो तो वो बोलते हैं साहब मैंने तो 2 ही राग सीखे, उसी में जीवन निकल गया मेरा, बाकी तो मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। ऐसा उस्ताद लोग कहते हैं। वो इसीलिए कानों पे हाथ लगाते हैं कि जो राग मुझे आता है, और हो सकता है कि उससे 4 गुना राग आपको आते हैं। अब पता लगा साहब आप मेरा गाना सुन रहे हैं तो आपको 50 राग आते हैं, अब मेरे को 25 आते हैं। अब पता लगा वो बगल में बैठा उसको 70 आते हैं। तो खत्म ही नहीं। सही बात। अच्छा, एक राग साधन में पूरा जीवन निकल जाता तो कहाँ, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? बहुत बड़ी। अब थोड़ा 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 तो सब कर लेंगे, मगर मास्टरी की बात कर रहा हूँ तो वो खत्म ही नहीं होती। आप अमित जी से बात कर लीजिए, वो आज भी कहते हैं यार एनएसडी कर लेता। उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि यार मैं पहले परिपक्व हो जाता, मैं और अच्छी एक्टिंग कर शायद 30 साल 40 साल 50 साल पहले, ऐसा उन्होंने कहा इंटरव्यू में।
तो जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में कहा उन्होंने। अब नसीर साहब कहते हैं साहब कि नहीं, मैं अमिताभ बच्चन बन जाता, रजनीकांत बन जाता तो और कमर्शियल दुनिया का बादशाह बन जाता, तो मेरी वो तमन्ना है। उन्होंने भी बोला उन्हीं की इंटरव्यू में। तो खत्म ही नहीं होती। जब इतने बड़े बड़े लोग, ओमपुरी साहब के साथ मेरे काम करने का मौका मिला, वो हमारी तारीफ कर रहे थे। वो टनकपुर के हसीने के दौरान सीन देखा उन्होंने, ओ मुंडिया तू और बहुत अच्छा एक्टर है। अब साहब मेरे तो आज भी गदगद होता हूँ मैं उनके साथ कि उन्होंने इतने बड़े आज, और हम उनके लिए गदगद होते हैं कि साहब उनके साथ खड़े हो गए, उन्होंने के मुंह से हमारे लिए तारीफ के शब्द निकल गए, यही हमारे लिए अमर शब्द है ना। वो इतना कुछ कर चुके हैं, तो खत्म ही नहीं होता यहाँ सर। अब पता लगा कि कोई बच्चा आकर के अभी आने में कोई डायरेक्टर, कोई एक्टर, कोई सिंगर नया स्ट्रोक मार के चला गया। अभी जैसे बहुत सारे लोग, अब एक इन्फ्लुएंसर का दौर आ गया है कि भाई ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, ये है वो है, ये तो बहुत स्पीड से जो है अचानक से लेकिन अब तो नहीं, अब तो इन मतलब मीडिया का फायदा ये हो गया है ना कि आपकी पहुंच आसानी से हो सकती है कि आप कुछ नहीं तो यूट्यूब पे डाल दोगे, फेसबुक पे डाल दोगे, इंस्टा पे डाल दोगे, कहीं भी ट्विटर पे डाल दोगे। पहले वो सुविधाएं नहीं थी। एक आज के जनरेशन को ये ईज तो हुई है, जहां उसका ड्रॉबैक भी है तो उसके फायदे भी है। बिल्कुल ठीक बात। ड्रॉबैक ये है कि अब ड्रॉबैक तो यार वही है, अगर दूध भी ज्यादा पियोगे तो सब दस्त लग जाएगी, घी भी ज्यादा खाओगे तो दस्त लग जाएगी। तो अब वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना एक है, लेकिन कितना उसका यूज करें। मुझे लगता है कि कई लोगों के देखते हैं कि एक लंबा जाने के लिए जहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में तो एक साधना तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर सकते ना। चाहे आप बड़े बड़े जो भी डायरेक्शन के, आप थिएटर से ही बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ पे और अच्छा काम कर रहे हैं आज उन्होंने। चाहे आप आपके नवाज हो, विजय राज हो, यशपाल हो, मुकेश हो, ज्ञान प्रकाश हो, आशुतोष राणा हो, सब थिएटर से गए, मनोज वाजपेयी हो, अपनी पहचान बनाई है उन्होंने। बिल्कुल। आशीष विद्यार्थी हो, जो भी हो, जितने भी हैं, सौरभ शुक्ला जी हो, बहुत अच्छे, सीमा जी हो या प्रतिमा काजिम जी, इन लोगों से इंटरेक्शन होता है। हाँ, बीच बीच में होता है। क्या है आपको कुछ गाइड करना, मिलना, सीखना, ऐसा कुछ क्या चल रहा है? देखिए अब क्या हो गया ना, ये कमर्शियल दुनिया है। तो इसमें हो सकता है कि वो हेजिटेशन ना करें, क्योंकि एक अब जब आप लेवल पे आके काम करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा बोला नहीं जाता किसी को। जैसे हमसे भी जूनियर कोई आएगा तो हम, अगर वो पूछेगा तो बताएंगे, मगर अपने से नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये एक हमारे इस सिस्टम के खिलाफ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मगर हाँ, जो अच्छे लोग हैं, मैंने जैसे बताया ना कि अगर हमारे सामने मनोज वाजपेयी जी हैं या सौरभ शुक्ला जी हैं या ओमपुरी साहब थे या नसीर साहब थे या जो भी सीनियर लोग हैं जो अच्छा एक्टर है, अगर वो हैं तो वो कैसे काम कर रहे हैं और कितनी ईज के साथ कैसे और अगर तुम उस तरह से करते तो कैसे करते, ये तो हम सीखते रहते हैं। बिल्कुल सीखते रहते हैं साहब। कोई सीखता हो ना सीखता हो, मैं तो करता रहता हूँ कोशिश। इवन देन जो छोटा बच्चा भी, अगर कोई हमसे जूनियर भी अगर कोई अच्छा कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो तो हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑन द स्पॉट उसकी तारीफ भी करते हैं और उसकी अच्छाई को अपने काम में लाने की कोशिश भी करते हैं कि वो अच्छा जो लग रहा है वो अच्छा हमारे काम में भी दिखे। कई बार ऐसे लोग नहीं होता कि अगर जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मुझे कोई सपोर्ट की एक्सपेक्ट की हो आपने और लोगों से, और बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ये शुरू में था कि क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में एनएसडी में आने के बाद क्या था कि लोग दोस्त बहुत अच्छे थे, यहाँ पे दोस्ताना माहौल था और कुछ लोग मेरे घर आते थे कभी खाने पर, कभी बताया ना कि भाई ये कर दो वो कर दो, हमारी जेब में पैसे होते थे तो हम खिला पिला भी देते थे, तो वो सब कुछ होता था। तो हमें लगता था कि नहीं, जो छोटे थे दादा बात के गोविंद दादा, ये जो बराबर के थे गोविंद भाई या और गोविंद, इस तरह की बातें होती थी। जब इस कमर्शियल दुनिया में मुंबई में, तो दिल्ली में आके तो वो वैसे ही मिलते थे हमसे, मगर जब वहां पहुंचे तो कई लोगों ने पहचाना नहीं। तो धीरे कुछ झटके लगे थे। जिनको हमने काम दिलाए थे वो लोग भी नहीं पहचाने। जिनको पहली फिल्म हमने दिलाई थी वो बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं नाम लूंगा तो अभी हिल जाऊंगा। तो वो पहचानने से भी इनकार कर दिया था उन्होंने। ठीक है, मतलब तो अब हमें कोई उसमें कोई गिला शिकवा नहीं होता, क्योंकि मैं आशा थी नहीं हमें। मैंने कहा ना कि एनएसडी थिएटर दिल्ली रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली और काम के मामले से मुंबई। हाँ, मतलब हमारी जो हमारा काम है उसका तो सर्वोत्तम जगह जो है वो मुंबई है। और जहां तक है रहने की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहूँ तो, क्योंकि मैं हो सकता है कि मेरी जन्मस्थली है, मेरी कर्मस्थली रही है, ये यहाँ पढ़ा हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, शायद ये भी और ये बात मेरे नहीं सभी का कहना है कि नॉर्थ का खाना और रहना
बहुत अच्छा। सही बात है। क्योंकि बॉम्बे में तो जगह है नहीं ना, बड़े बड़े स्टार अमिताभ बच्चन भी लेबोगनी में जा रहे हैं, रोल्स रॉयस में जा रहे हैं, तो छोटी छोटी गलियों से जा रहे हैं। आपकी आखिरी बात जो आपके माँ बाप थे, जब आप इस सब चीज़ों में गुजरे, तो इन सब विषयों पे कभी बात हुई थी जब आप एक लाइन बन गया था तो? मेरी माँ तो अभी भी 92 की एज में है, अभी वो मेरा काम देखते हैं तो खुश होती हैं, मगर अभी भी कहती हैं कि नहीं बड़ा अफसर बन जाता है तो अच्छा लगता है। नौकरी कर लेते हैं। हाँ, अफसर बन जाता है तो अच्छा लगता, तू बहुत बड़ा अफसर बन जाता। मैंने दूरदर्शन की जॉब भी छोड़ी, मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था सर। मैंने एमए के साथ साथ, कहना मत बड़ा क्राइम होगा वैसे हो तो मैंने एमए के साथ साथ जामिया में मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट भी था दूरदर्शन में, और 2-2.5 साल किया, नहीं उस वक्त अलाउ नहीं था, अच्छा, आप तो और सब चलता किया। है, पढ़ो और आप साहब मैंने, हम परमानेंट होने वाले थे, हो ही गए थे लगभग 96 लोग हो उस गए। समय क्राइम था तो ये। मैंने छोड़ दिया वो। मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था सर, अच्छा। और मैं वहाँ हमारे सारंग जी जो डायरेक्टर थे वो तो मुझे विज्ञान भवन में जब स्कूल टीवी के प्रोग्राम होते थे उसमें 3 कैमरा सेटअप से मुझे रिकॉर्डिंग के पे भी बिठा दिया था उन्होंने। प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम उस वक्त ये होता था, बड़ी अच्छी मतलब गजेटेड पोस्ट थी, प्रोड्यूसर से नीचे ही होता था, तो रिक्वेजिशन डालना, ये करना, सब चीज़ों का इंतजाम करना और कैसेट जमा करना, ये सब काम उसका होता था, मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला काम। बिल्कुल, बहुत। तो जस्ट लाइक ए प्रोड्यूसर। तो कई बार अच्छे प्रोड्यूसर आपको मिल जाते थे तो सिखाते भी थे, बताते भी थे, जैसे सारंग जी मैं बता रहा हूँ, सरदार जी का डायरेक्टर रिटायर हुए, यहाँ भी हैं, मुझे मालूम नहीं, तो वो कई बार छोड़ देते थे हमें, ओए मुंडिया और तू आज रिकॉर्डिंग करेगा। तो 1-2 दफे मैं बैठा भी, अच्छा। उनके साथ तो बैठते ही थे, तो कई बार हो गया कुछ मिनट अकेले भी बैठे कि चलो भी ये कैमरा कट, तो कैमरा सेटअप होगा, 3 कैमरा सेटअप, तो उसमें क्लोजअप में चल रहा है, 1 मिनट शॉट चल रहा है, तो ये उस तो छोड़ दिया फिर मैंने वो। और छोड़ा भी सिर्फ इसीलिए कि बनना एक्टर था, इसलिए अपना। मेरे भाई का बिजनेस है एडवेंचर टूरिज्म का, वो माउंटेनिंग कराते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, जितनी बड़ी बड़ी पीकें हैं नेपाल में, तिब्बत में, कश्मीर में, गढ़वाल में, आज से 30-40 और सबसे एल्टीट्यूड जो रेस होती है 100 माइल स्टेज रेस, पूरे 40-45 साल से हमारी कंपनी ही कराती है, हिमालयन ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके ऑनर एक मेरे ब्रदर CS पांडे जी, और वो माउंटेनियर है बहुत बड़े, और बजेंद्र पाल वगैरह उनके साथ के उस जमाने के। हाँ, और हाँ जी, और मैं तेंजिंग हिलेरी वाले उन्हीं के चक्कर में मैं उनके साथ मैंने डांस किया सर 83 में, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ मैंने बैठ के खाना खाया अपने भाई की बदौलत। और 25 साल जब बनाए गए हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के, तो 3 दिन उसका उत्सव चला ताज होटल में, हिमाचल भवन में और अशोक होटल में। तो वहाँ इंदिरा गांधी, क्योंकि चेयरमैन वही होती थी, उन्हीं का परिवार होता था, तो राजीव गांधी भी, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो हम उनके साथ बैठ के खाना खाया मैंने कई बार। हाँ, मैं 3 दिन उनके साथ रहा सर, बिल्कुल। राजीव गांधी तो यहाँ बगल में बैठ रहते थे, उनको देखते नहीं थे, इंदिरा जी को देखते रहते थे। राजीव जी को कोई घास नहीं डालता था, वो खाली MP थे उस दौरान तक। और संजय गांधी तो बेचारे गुजर चुके थे, उनकी गाड़ी में मेरे फादर 78 में यहाँ आते थे पटपगंज में इमरजेंसी के बाद, तो उनकी गाड़ी में हम झूलते थे, मेरे फादर कांग्रेसी थे उस जमाने में, तो मैं उनकी गाड़ी में झूलता था। उसमें अमृता सिंह की माँ सिकंदर, रुखसाना बेगम, ये होती थी, जगमोहन साहब दिल्ली के कमिश्नर थे, भिंडरवाला पुलिस कमिश्नर जिन्होंने 84 का वो किया था वो, और साहब HK भगत साहब जो MP थे वो, और हरे रंग के मेटाडोर में, और जो कल्याणपुरी, तिलोकपुरी, खिचड़ीपुर जितना एरिया देख रहे हैं, पर इस इलाके में संजय गांधी खुद आते थे और नसबंदी के कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लोग उस वक्त कांग्रेस से नाराज थे, तो हमारे फादर को लेने के लिए जाते थे, मेरे फादर की सुनते थे यार लोग। तो उन दिनों मायावती वगैरह ये लोग तो काशीराम जी भी हमारे फादर से मिलने आते थे, और ये मायावती जी को भी देखा मैंने उनको। हाँ, बहुत उस दौरान उनके पीछे पीछे आती थी। तो मैं गाड़ी में छोटा बच्चा था तो मैं चढ़ जाता था, तो उस वक्त ये था कि वो जो हरे रंग के मेटाडोर 16 सीटर होती थी, उसमें वो खुद चलाते थे। भाई अमृता सिंह जो फिल्म एक्टर हैं, इनकी माँ रुखसाना बेगम, वो पुरानी दिल्ली की लीडर थी कांग्रेस की, वो साथ में रहती थी इनके, संजय गांधी जी के। हाँ, तो ये सब मैंने बहुत देखे, बहुत इनके देखा मैंने, तो बड़ा प्यारा। मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या था वो क्या, मतलब वो था क्या, कोई सपना था क्या, कोई यकीन नहीं करेगा ये सब गुजर गया वो। हाँ, कि यार मतलब अटल जी के 2002 में हम प्रोग्राम करने गए तो पूरी असेंबली बैठी हुई है, तो होली का प्रोग्राम कर रहे हैं हम, उनके सामने शत्रुघ्न सिन्हा साहब, विनोद खन्ना साहब, और इधर मायावती भी हैं, इधर सोनिया गांधी भी हैं, इधर अटल जी, और होली का प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग उनके लिए 1-2 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं होली के दिन ही। और हम सब 550-550 जितने भी लोकसभा के लोग हैं, राज्यसभा के, वो सब हैं वहाँ होली मना रहे। किसी चीज से थोड़ा
सवाल आ गया कि अभी इंडस्ट्री पिछले 4-5 सालों 10-8 7-8 सालों में एक आइडियोलॉजिकल एक जो है वॉर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई क्या बोलते हैं कि जो चाहे सुशांत राजपूत का इंसिडेंट हुआ था, चाहे और भी ये सब चीजें, कि एक बॉलीवुड को नहीं होता है कि गंदे नजरिए से यार पेश देखो, करने का कुछ चीजें काम तो चल। हुई, हम्म, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा। देखिए, एक तो सिनेरियो पूरा बदल गया। हम्म, जैसे कि 47 से अगर हम आजादी की बात करें, मैं कोई मतलब बीजेपी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मैंने बताया ना कि मेरा परिवार तो कांग्रेसी था, हाँ, मगर आइडियोलॉजी की बात है। हम तो जो हमारे गुरु थे वो कम्युनिस्ट थे हाँ, और वो रशिया जाते थे। अच्छा। मगर वो वाले कम्युनिस्ट नहीं थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले या शाहीन बाग वाले, ये वाले गैंग नहीं था वो। हाँ, ये जेएनयू वाला गैंग नहीं था, हाँ, वो सच्चे कम्युनिस्ट थे हाँ, जिन्होंने इप्टा चलाया 1942। राजेंद्र गुप्ता जी, उत्पल दत्त वगैरह, ये जितने ये लोग, वो सुधीर शंभू मित्र वगैरह, ये तो उस दौर के लोग थे वो, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी आर्ट के माध्यम से सभाएं कर करके की थी। वो लोग थे वो, हम उनके चेले थे। मोनोपैथी साहब वो उस वक्त कैसे करते थे, हमें बताते थे कि भैया अंग्रेज जब आ जाता था हम गाना शुरू कर देते थे, फिर अंग्रेज चले जाते थे तो फिर अपनी राजनीति, आज तुम ये करोगे वो करोगे, सभा शुरू हो जाती थी, तुम यहाँ जाओगे वहां जाओगे। और जैसे ही फिर अंग्रेज घोड़े में आ जाती थी फौज, तो अपना नाटक करना शुरू कर दिया या गाना गाना शुरू कर देते थे। तो सलील चौधरी, उत्पल दत्त जी, ये एक एंगल साहब, ये ऐसे लोग थे। शंभू मित्र जी, राजेंद्र गुप्ता जी, जो बहुत बड़े, पीसी जोशी साहब, जो इस तरह के जो है कम्युनिस्ट थे, जो देश की भलाई चाहते थे, देश को जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। मगर ये वाले कम्युनिस्ट नहीं कि जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं, नक्सली मार रहे हैं, ये कोई, तो ये इसकी कली खुली अभी। अब देखिए साहब, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मेरे तो घर में भी जवाई जो है मुस्लिम हो चुके, हर तरह के लोग हैं। मैं, मेरे गुरु माता जो है मुस्लिम थी, मोहन जी की वाइफ जो थी वो मुस्लिम थी, नेमापति खाना भी गुजरी हूँ, और 1944 से प्यार था उनका। तो वो कमाल, एक ब्राह्मण फैमिली, एक खान फैमिली अल्मोड़ा की, मैं उनका चेला। मेरी माँ जैसी थी, हमारे साथ ही इधर रहती है मयूर विहार में, हमने देखा उनको। मैं अभी बॉम्बे चला गया, मेरा बेटा देखता था, मेरी बीवी देखती थी। मैं असगर वजह साहब का बेटा, मैंने उनके अंडर में पीएचडी की, मैं जामिया का पढ़ा हुआ, तो मेरे दिमाग में हमारे मित्र सारे मुस्लिम, नईम अली वगैरह सब मेरे घूमने वाले, या जितने म्यूजिशियन जो मैं बता रहा हूँ वो सब, असगर बजात या असगर अली, ये सब मेरे अच्छे मित्र। गुलाम साहब मैं नाम ले रहा हूँ, तो उनके उनसे हमने सीखा भी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे दिमाग में वो बातें नहीं, मगर एक चीज की है कि जब अंग्रेजों का नाम बदला था, तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रोडों का नाम औरंगजेब रोड और बाबर रोड और या अकबर रोडी क्यों रखा, कुछ और बड़े नाम रखे। आप समझ रहे हैं? हाँ, कि औरंगजेब ने तो शोषण ही किया था ना, मारा ही था ना। कितने हमारे पंजाब के हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और भाई मदिदास जी, कितने, तो उनके नाम पे क्यों रखा गया? तो ये सारी चीजें हुई तो हैं। तो वो जो है, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरी तरह पुख्ता नहीं कह सकता, कि पैसा लगाते थे, फिर दूसरे में पैसा लगाते थे, या बॉलीवुड में पैसा लगाते थे, ऐसा कहा जाता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उन फिल्मों में काम नहीं किया और ना उस वक्त इंडस्ट्री में थे। तो ये था कि भाई सारे ब्राह्मण जो है वो जितने पंडित दिखाते थे करप्ट और गंदे और ये, तो एक अजीब सा अगर देखें पूरे सिनेरियो, तो वो कुछ कुछ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, तो एक कहीं ना कहीं कुछ तो दिखता है, कुछ ना कुछ। अब वो क्या था पता नहीं। अब हो सकता है कि उस वक्त की राइटिंग में ये होता था कि नाटकों में भी उस वक्त ये होता था कि भाई पूंजीवाद पे पैसे वाले के खिलाफ खड़े होते थे, राजतंत्र के खिलाफ खड़े होते थे, वो सोच ही ऐसी थी। तो हो सकता है वो एक सोच रही हो, पर क्या है कि साउथ में वो चीज नहीं दिखाई देती। साउथ में या तो ये हो सकता है कि भाई वहाँ मुगल ज्यादा नहीं पहुंच पाए, अंग्रेज ज्यादा नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ आज भी जो है पूजा अर्चना, डांस, म्यूजिक, ये अपनी आर्ट फॉर्म, संस्कृत, ये बची हुई है, और उनकी फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट होता है वो। जैसे कि भाई हीरोइन चाहे लंदन चली जाए, एक बारी वो गजरा पहन के अपनी वो या हीरो जो है एक बारी कहीं ना कहीं वो धोती पहन के दिखेगा, और म्यूजिक अगर कितना भी कंटेम्प्रेरी, उसके पीछे साउथ इंडियन म्यूजिक बज ही रहा होगा। आपने साउथ की फिल्मों में? मैंने साउथ के लोगों के साथ विजय सेतुपति में काम किया। एक राजमौली की बाहुबली का सीक्वेंस का वो बन रहा था, फ्लैशबैक का, उसमें ही काम किया था। हालांकि वो स्क्रैप हो गई, हाँ नेटफ्लिक्स की बन रही थी, हाँ, तो उसमें वो स्क्रैप हो गई राजमौली साहब की। तो मैंने कोची जाके किया था,
मुझे ऑफर आए थे ममूटी के अगेंस्ट रोल करने के लिए 2-3, तो वो भी उस दौर नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, मगर वो उस दौर में फिर मैंने थिएटर के चक्कर में मैं नहीं कर पाया, बहुत सारी फिल्में छूटी। और राम गोपाल वर्मा के वहाँ से वीरप्पन से शुरुआत हो रही थी मेरी, तो मगर अब राम गोपाल वर्मा भी जो थे वो 2007 तक 2.5 साल मेरी फोटो लगी रहती, उन्होंने कहा या तो ये मामा का रोल करेंगे मेजर, या ये वीरप्पन का रोल करेंगे, तो वहाँ से लॉन्चिंग होती तो कुछ अलग सिनेरियो होता, तो मगर इस वक्त में शायद नहीं होगा, यहाँ वक्त में अलग दिन दिखाने होंगे, तो वो राम गोपाल वर्मा ही जो है वो ऑफिस बंद करके भागे साउथ की तरफ चले गए। तो हमारी बारी जब आ रही थी उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक अच्छी बातचीत रही आपके साथ, और जो है बड़ा कुछ समझने सीखने और जर्नी से आप रिफ्लेक्ट करने का मिला। कोई आप ऐसी बात जो लोगों से कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप लोगों से, जो यंग जनरेशन की लड़के लड़कियां इस लाइन में, एक्टिंग की लाइन में आना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, या लाइट करना चाहती हूँ, या एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ या चाहता हो, तो भाई मेरा ये कहना है कि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं, आप तैयारी करते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं, पुलिस वाले बनते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे ही एक्टिंग ये सोच के मत आओ कि मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ या लड़का हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा है, या मैं पैसा दे दूंगी, या मैं कुछ और तरीके से, समझ रहे होंगे मैं कहना जो चाह रहा हूँ, उस तरीके को अपना करके मैं कुछ शॉर्टकट में काम पा लूंगी या पालूंगा, तो ये ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें। ऐसा सोचेंगे तो डूबेंगे। ये समुद्र है आर्ट की लाइन, और इसमें अपनी छोटी छोटी नाव लेके चलते हैं। वो बड़ा शिप तब बनेगा जब आप अपने आप को मजबूत करके आएंगे, और मजबूत करके आएंगे, तैराक बन के आएंगे, तो कभी भी डूबेंगे नहीं, ना ही आपको डिप्रेशन होगा, क्योंकि आप सब चीजों को समझ के आएंगे। कि होता क्या है कि जब हम सपना बहुत बड़ा ले लेते हैं कि हमें शाहरुख बनना है, हमको अमिताभ बच्चन बनना है, हमको हेमा मालिनी बनना है, हमको वहीदा रहमान बनना है, ये बहुत बड़ा सपना लेके आ जाते हैं, और जब वैसा फलीभूत होता हुआ नहीं दिखता, तो हम लोग क्या होता है, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उस टूटते वो लोग नहीं है जिनको इसके बारे में पहले से ही पता होता है। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप कदम रखते हैं, तो फिर वो परेशानी नहीं होती, तो दिमाग खराब नहीं होता, या आप डिप्रेशन की तरफ नहीं जाते, है ना। अपने आप को परेशानी होती है, सभी को होती है जब चीजें नहीं हासिल होती, मगर आप घबराते नहीं हैं, आप जूझते हैं। तो वो जूझने की ताकत आपको ट्रेनिंग से मिलेगी। ट्रेनिंग लेके आएंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। ऐसा हुआ है, सच में ऐसा हुआ है। कहते ये हैं कि नौशाद साहब 16 साल जो है आपके दादर के स्टेशन के सामने सोए थे, 16 साल, नौशाद जैसे आदमी। जगजीत सिंह साहब जो है कितने साल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जो है वो गाना गा देते थे। सन 65 से 70 के बीच की बात है, उनके यूट्यूब पे आप देख लीजिए। अमिताभ बच्चन भी सस्ती रोटी या सस्ता खाना खाने के लिए ढूंढा करते थे, लिफ्ट लेके जाया करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबने स्ट्रगल किया है, सबने काम किया है, और हम भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता आर्टिस्टों का। तो इसलिए ट्रेनिंग लेके आइए, मजबूत होके आइए, बस ये कहना। थैंक यू सर टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छी बातचीत रही। आपके लिए बेस्ट विशेस, बहुत सारा आपने अच्छा काम किया और आगे भी कर रहे हैं, और आपके आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमसे बताइएगा, हम लोग भी उसको देखेंगे और उस पर जरूर आपको जो है बेस्ट विशेस शेयर करेंगे आपके साथ। और थैंक यू आप सभी का। आप लोग आगे के एपिसोड्स भी देखते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग किसी न किसी व्यक्तित्व और से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। और आगे भी जो भी कुछ कहना, पूछना, समझना होगा, आप हमारे हुए कमेंट में या फिर मैसेज बॉक्स में, ईमेल पे हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर से भी आपको कुछ कनेक्ट करना हो। सो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।